हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग लेकर आ चुके हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन। ठीक है। मुझे पता है आप लोगों को बोर्ड पर देखना सब कुछ ज़्यादा पसंद है, लेकिन मतलब अब कोशिश करूंगा मैं कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जैसे वेव ऑप्टिक्स है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, मैथमेटिक्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वेक्टर हो गया, लाइन प्लेन हो गया, इनको मैंने बोर्ड पे लिया क्योंकि मेरे पास देखो मिला जुला के बस 6 दिन थे मुंबई में। अब 6 दिन में मैं 30 चैप्टर तो रिकॉर्ड कर नहीं सकता, हालांकि मैं सोच कर गया था ऐसा ही कि 30 चैप्टर रिकॉर्ड कर लूंगा, लेकिन जब भाई करते हैं तो फिर पता चलता है कि यार ऐसा कुछ हो नहीं सकता। सेम वैसे ही जैसे आप सोचते हो कि आज मैं 1 चैप्टर कर दूंगा, आज मैं 2 चैप्टर कर दूंगा, बट आपसे हो नहीं पाता है। करेक्ट। तो वैसे कुछ मेरे साथ हुआ, मतलब मैंने सोचा था यार बहुत सारे लेक्चर बना लूंगा, एट द एंड ऑफ द डे आई क्रिएटेड ओनली 12 लेक्चर्स। और 6 दिन में रह भी नहीं पाया ठीक से, मतलब 5 दिन रहा था, ठीक है, 5 या 4 दिन कह सकते हो। तो 4 दिन में मैंने 12 लेक्चर्स बनाए कुछ। तो ऐसा था। तो देखो बचे हुए चैप्टर्स को मैं यहाँ पे कराऊंगा, बल्कि ये इसको पॉजिटिवली भी आप देख सकते हो कि यार आपके सामने क्वेश्चन एकदम ऐसे आएगा, अच्छे से आएगा। तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से देख पाओगे और अच्छे से आंसर कर पाओगे, है ना। बार बार मतलब उतनी दिक्कत नहीं होगी बोर्ड पे, जैसे अब इंतजार कर रहे हो क्वेश्चन के आने का। यहाँ पे पहले क्वेश्चन आएगा उसके बाद सॉल्व करूंगा, वहाँ पे एडिटिंग में भी थोड़ा टाइम लगता था, है ना। तो देखो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में सबसे पहली बात कि आप लोगों का जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चैप्टर है ये बेसिकली पूरा ही अलग है। आपको जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं? बोर्ड वाले क्वेश्चन ज्यादातर आपसे बन जाते हैं वही आर बराबर क्यू बाई ए टी से, ठीक है। या फिर क्यू बराबर सिग्मा ए टी टी की पावर 4 इससे बन जाते हैं, ठीक है। या फिर आपका बोर्ड वाले क्वेश्चन ज्यादातर उससे बन जाते हैं, प्रेशर का डेरिवेशन वगैरह पूछ लेता है। या तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वी इक्वल टू रूट 3 आर टी बाई एम, इन सबसे बन जाता है। कुछ लोग यहाँ पे ये तो नहीं सोच रहे ये सब क्या है। ऐसा मत सोचो यार, शॉक हो जाऊंगा मैं। तो देखो ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पे। अब जो आप लोग सीईटी के क्वेश्चंस देखोगे ना, सीईटी के क्वेश्चंस में आप लोगों को ज्यादातर क्वेश्चंस जो होंगे वो अलग टाइप के दिखेंगे। मतलब इसमें भी इक्वल टू रूट 3 आर टी बाय एम से काम नहीं चलेगा। इसलिए बोला जाता है कि बोर्ड अलग है, सीईटी अलग है। ठीक है। ऐसा मत कहो कि भाई सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बोर्ड हो जाएगा, या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सीईटी हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ठीक है। हर एक का अपना अपना फील्ड होता है। अगर ऐसा ही होता तो जो बच्चे जेई एडवांस की तैयारी करते हैं पूरे साल, तो उनका जेई मेंस में स्कोर नहीं आता है। आना चाहिए। जे एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो जेई मेंस में क्यों नहीं आ रहा स्कोर? नहीं आता है उनका। होते हैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो प्योरली जे एडवांस की तैयारी करते हैं वो। ठीक है। अपने पास भी 2-3 स्टूडेंट्स थे जिनका 93-94% आया था, लेकिन जे एडवांस में उन्होंने स्कोर किया 8,000 रैंक, 9,000 रैंक ऐसा स्कोर किया। ठीक। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप लोग ये कर लोगे तो वो हो जाएगा, तो इसीलिए ये सेशन देखना ज़्यादा ज़रूरी है। और आज मैं आपको गारंटीड लिख के देता हूँ कि आज आप लोग ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीख कर जाओगे। एक ही चीज़ सीखोगे, लेकिन वो सीख कर जाओगे। जिसको सब कुछ आता होगा वो भी आज कुछ नया सीख कर जाएगा। ठीक है। तो इसलिए इस सेशन को जरूर देखना, कुछ नए फॉर्मूले आपके सामने आएंगे। और मतलब जो एक बच्चा है जिसने सिर्फ बोर्ड की तैयारी की है वो तो आज बहुत कुछ सीख कर जाएगा, बहुत सारी नई नई चीजें सीखेगा। तो मैं बकवासबाजी बंद करता हूँ और क्वेश्चन सॉल्विंग शुरू करता हूँ। ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सोचो बच्चों ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, आप लोग पहले सोच लो, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। सॉरी भाई। ओके, इसको मैं हटा ही देता हूँ। चलो अब सोचो। तो पहला क्वेश्चन सोच लो भाई कैसे सॉल्व होगा। पॉज कर लिए, सोच लिए? चलो अब मैं सोचता हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला है? ऑर्डिनरी बॉडीज ए एंड बी रेडिएट मैक्सिमम एनर्जी विथ वेवलेंथ डिफरेंस 4 माइक्रोमीटर। ठीक है। तो बेसिकली ए और बी जो है ये रेडिएशन एमिट करती हैं। ठीक है। और इनका वेवलेंथ का डिफरेंस कितना है? 4 माइक्रोमीटर। तो ए और बी में डिफरेंस मतलब लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए मैं पकड़ लेता हूँ, 4 माइक्रोमीटर है इनके वेवलेंथ का डिफरेंस। ठीक है। आप क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ बॉडी ए इज 3 टाइम्स दैट ऑफ बी। ठीक है। इसका मतलब टेम्परेचर ऑफ बॉडी ए इज 3 टाइम्स टेम्परेचर ऑफ बॉडी बी। राइटिंग थोड़ी छोटी तो नहीं लग रही है? बोला करो यार, लग रही है तो मैं डांट थोड़ी दूंगा तुम्हें। बुरा मान जाते हो यार, तुम लोग बोलते ही नहीं हो कुछ। सॉरी भाई। बोला करो यार अब, ठीक है। आ जाओ। ओके। सो देखो। हाँ, तो टी इक्वल टू 3 टाइम्स 3 बी। द वेवलेंथ एट विच बॉडी बी रेडिएट्स मैक्सिमम एनर्जी इज। ठीक है। तो मतलब हमें बेसिकली लैम्डा बी की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो देखो सबसे पहले आपको टेम्परेचर दिया, लैम्डा दिया, तो लैम्डा और टेम्परेचर देख के आपको एक ही रिलेशन याद आना चाहिए। कौन सा रिलेशन? लैम्डा इक्वल टू बी बाय टी वाला, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, वो आपको याद आना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को टेम्परेचर दिया है और लैम्डा दिया है, तो इससे काम हो जाना चाहिए। तो केसेस बना लेते हैं। लैम्डा ए क्या हो जाएगा? लैम्डा हो जाएगा बी अपॉन टेम्परेचर ऑफ ए। लैम्डा बी क्या हो जाएगा? लैम्डा बी हो जाएगा बी अपॉन टेम्परेचर ऑफ बी। अब देखो आपको वेवलेंथ डिफरेंस दिया है, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों का डिफरेंस ले लेता हूँ। ठीक है। 1 मिनट रुको कॉल। ओके, तो कॉल आने के बाद सीधा रात ही हो गई। एक्चुअली क्रिकेट पे बुला लिया था दोस्त, छोड़ो यार, काम की बात करते हैं। हाँ। तो यहाँ पे क्या बोला था यार? क्वेश्चन क्या था? सॉरी भाई। देखो क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, लैम्डा ए जो है वो बी बाय टी ए हो गया और लैम्डा बी जो है वो बी बाय टी बी हो गया। करेक्ट। तो इसमें तुम्हें अब करना क्या है, तुम्हें सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन वेवलेंथ दिया हुआ है और टेम्परेचर का रिलेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें बी का कोई लेना देना है नहीं, तो इक्वेशन को डिवाइड कर दो।
तो ये हो जाएगा लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी इक्वल टू टी बी अपॉन टी ए। करेक्ट। कैसे? देखो लैम्डा ए की जगह आ जाएगा बी अपॉन टी ए, और लैम्डा बी की जगह आ जाएगा बी अपॉन टी बी। तो ये बी से ये भी कट जाएगा, फिर ये टी बी ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा टी बी अपॉन टी ए। करेक्ट। तो तुम्हारा रिलेशन बन गया लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी इक्वल टू टीबी। टीबी की जगह तुम क्या लिख सकते हो, चलो टीबी को टीबी रहने दो, टीए की जगह तुम क्या लिख सकते हो, 3 टाइम्स टीबी। ये हो गया 3 टाइम्स टीबी, टीबी से टीबी खत्म। और तुम्हें क्वेश्चन में बोला है कि वेवलेंथ डिफरेंस 4 माइक्रोमीटर है। ठीक है, इसका मतलब लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए जो है वो 4 माइक्रोमीटर है। तो इसका मतलब तुम यहाँ से लैम्डा बी की वैल्यू जो है उसको लिख सकते हो 4 प्लस लैम्डा ए, लिख सकते हो। तो लैम्डा बी की जगह लिख दो 4 प्लस लैम्डा ए और सॉल्व कर दो, ये तो खत्म है क्वेश्चन। ये हो गया लैम्डा ए अपॉन 4 प्लस लैम्डा ए इज इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3 लैम्डा इक्वल टू 4 प्लस लैम्डा। ठीक है। वैसे तुम्हें बी का वेवलेंथ पूछा है। ठीक है यार, तो 2 लैम्डा इक्वल टू 4 आया, तो लैम्डा इक्वल टू तुम्हारा 2 आ गया। अब अगर तुम्हारा लैम्डा कौन सा था, ये लैम्डा ए था ना, तो अगर लैम्डा ए तुम्हारा 2 है, तो इसका मतलब लैम्डा बी कितना है, तो लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए तुम्हारा 4 है। तो लैम्डा बी कितना हो जाएगा, लैम्डा बी हो जाएगा 4 प्लस लैम्डा ए। तो लैम्डा ए की जगह डाल दो 2, तो 4 प्लस 2 कितना आ गया 6। तो बस यार कंसेप्ट को समझो और रिलेशन बनाओ और उसको घुमाते जाओ, आंसर आ जाएगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का यही फंड है कि तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो बस उसको घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ, क्वेश्चन जरूर सॉल्व हो जाएगा वेरी इजीली। ठीक है, कुछ भी इसमें भारी नहीं होगा। अभी देखो आने वाले क्वेश्चन यार ऐसे ही है सारे। ठीक है। अब ये तुम्हें पता ही है, बस ऐसे ही मैंने थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था तो उठा लिया। फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज यूनिटी। तुम्हें पता ही हो, जितनी आती है सारी रेस को एब्जॉर्ब कर ही लेती है, तो 1 होगा ना। अब जैसे इस क्वेश्चन में बोल रहा है द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ मास ऑफ अ गैस व्हेन द वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम वी टू टू वी एट कांस्टेंट प्रेशर पी इज। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखो क्या पूछा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब तुमसे डेल्टा यू की वैल्यू पूछ रहा है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब तुम्हें डेल्टा यू की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखो डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी। ठीक है। और अगर छोटा चेंज लिखो डी यू लिखो तो एन सी वी डी टी, बड़ा लिखो तो डेल्टा यू इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। तो देखो सबसे पहली बात कि तुम्हें ये चीज समझनी होगी यहाँ पे कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। ठीक है। तो देखो तुम्हें मैंने ऑलरेडी थ्योरेटिकल लेक्चर्स में ये सब बता रखा है, लेकिन एक और बार बता देता हूँ कि जो डी क्यू का फॉर्मूला होता है वो होता है एनसीपी डेल्टा टी, और जो डी यू का फॉर्मूला होता है वो होता है एनसीवी डेल्टा टी। और इसके अलावा मैंने तुम्हें डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह का भी कुछ कुछ बताया था। ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें सीवी का फॉर्मूला बताया था F/2R, अगर नहीं बताया था तो लिख लो। सीवी का फॉर्मूला होता है F/2 × R, एफ क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। और बाकी मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम को बेसिक से निकालना भी तुम्हें सिखाया था, वो एटॉमिसिटी निकालो, फिर R/2 का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। ये सारी छोटी मोटी चीजें मैंने तुम्हें ऑलरेडी लेक्चर्स के दौरान सिखा रखी हैं। ठीक है। चलो, हाँ तो क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द मास ऑफ अ गैस व्हेन द वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम वी टू टू वी। तो यहाँ पे वॉल्यूम का रिलेशन दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, आ, चलो यहाँ पे क्योंकि सीवी ऑलरेडी प्रेजेंट है तो सीवी को तो हम लोग चेंज कर नहीं सकते, हम इस डीटी को रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। हमें पता है पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है। तो इसका मतलब पी डेल्टा वी इक्वल टू क्या होगा, एन आर डेल्टा टी होगा। इसका मतलब पी डी वी इक्वल टू क्या होगा, एन आर डी टी होगा। ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब डी टी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डी टी की जगह लिख सकता हूँ पी डी वी अपॉन एन आर। तो इस डी टी की जगह तुम वो चीज रिप्लेस कर दो। अब तुम सोच रहे हो कि मेरी खोपड़ी में ये चीज कैसे आई। देखो ऐसे आई कि मुझे पता है टेम्परेचर का वॉल्यूम के साथ कैसे रिलेशन में बना सकता हूँ। अगर आइडियल गैस की बात करूँ तो टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम का कैसे मैं रिलेशन बना सकता हूँ, या तो फिर वो चार्ल्स लॉ लगाओ, नहीं, हाँ, ठीक है, या तो फिर तुम आइडियल गैस इक्वेशन लगाओ। तो ऑब्वियसली वो सब लॉ वगैरह तो यहाँ पे काम आएंगे नहीं, बॉयल्स लॉ तो पीवी का रिलेशन है ना। तो ऑब्वियसली तुम्हें यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन ही लगाना पड़ेगा। तो ऐसे मेरे खोपड़ी में ही खोपड़ी में दिमाग आई, सॉरी भाई, खोपड़ी में ये बात आई। ठीक है। तो आप भी अपने दिमाग को थोड़ा सा तंदुरुस्त रखो, ऐसे दिमाग चलाए यार, दिमाग में चलाते रहा करो यार, क्या कर रहे हो तुम यार। एन सी वी डी टी की जगह लिख दोगे पी डी वी अपॉन एन आर, तो ये एन से एन खत्म हो जाएगा, तो ये आ गया सी वी पी। अब डी वी वॉल्यूम कितना चेंज हुआ है, वॉल्यूम चेंज हुआ है टू वी से टू वी, मतलब चेंज इन वॉल्यूम कितना आ जाएगा, टू वी माइनस वी। अरे यार डीवी मतलब क्या, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम है टू वी, इनिशियल वॉल्यूम था वी, तो आंसर आया वी। ठीक है। तो डीवी की वैल्यू कितनी हो गई, वी हो गई, और यहाँ पे भी वही आ रहा है, नीचे है आर, तो तुम्हारी वैल्यू आ गई सी वी पी वी अपॉन आर। ठीक। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तुम्हारे जो आंसर्स हैं इसमें तुम्हारा पीवी तो है ऑप्शन में, लेकिन सीवी और आर नहीं है, सीवी और आर नहीं है। ठीक है भाई, कुछ सोचते हैं। अब तुम्हें दो रिलेशंस पता है, एक रिलेशन तो तुम्हें ये पता है कि सीपी माइनस सीवी इक्वल टू होता है आर, और एक रिलेशन तुम्हें ये पता है कि गामा इक्वल टू होता है सीपी अपॉन सीवी। पता है, पता तो है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस सीवी को रिप्लेस कर देता हूँ, लेकिन उस सीवी को रिप्लेस करने से कोई काम होगा नहीं।
क्यों? क्योंकि तुम्हें यहाँ पे ऑप्शन में ना सीपी दिख रहा है ना सीवी दिख रहा है। इसका मतलब मुझे इस सीवी को रिप्लेस करना है गामा और आर के टर्म्स में। तो वो कैसे कर सकते हैं? वो देखो यूं कर सकते हैं कि तुम्हें एक चीज याद रख लेनी है कि सीवी की वैल्यू होती है आर अपॉन गामा माइनस वन। मजाक चल रहा है, याद कर लें। प्रूफ कर देता हूँ। ये देखो तुम्हारा रिलेशन है सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। ठीक, ये रिलेशन है तुम्हारा सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, ये तुम्हारा रिलेशन है। मैं बोलता हूँ दोनों तरफ सीवी से डिवाइड कर दो। ये हो जाएगा सीपी अपॉन सीवी माइनस सीवी अपॉन सीवी इक्वल टू आर अपॉन सीवी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, सीवी अपॉन सीवी हो गया वन, सीवी माइनस सीवी इक्वल टू हो गया गामा, तो ये हो गया गामा माइनस वन इक्वल टू आर अपॉन सीवी। तो यहाँ से सीवी की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ से सीवी की वैल्यू आ गई आर अपॉन गामा माइनस वन। वही तो मैंने बोला। तो यहाँ से तुम इस आर को या तो रिप्लेस, सॉरी, यहाँ से तुम इस सीवी को रिप्लेस कर दो आर अपॉन गामा माइनस वन, तो ये हो गया आर अपॉन गामा माइनस वन। और ऊपर है पीवी, और नीचे भी एक आर था, तो ये नीचे वाला आर ऊपर वाले से पार हो गया, तो बचा पीवी अपॉन गामा माइनस वन। तो ये ऑप्शन है आपका करेक्ट हो गया। तो भाई कंसेप्ट वही है, तुम्हें बस फॉर्मूला यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ घुमाते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको डी यू का फॉर्मूला पता चला होगा, जिनको डी क्यू का फॉर्मूला पता चला होगा, जिनको सीवी का फॉर्मूला पता चला होगा। पता चल गया तो उसको याद कर लो। ठीक है, हल्के में मत लो यार ये सारी चीजें तुम लोग। समझ रहे हो? यार अपनी शक्ल देख रहा था यार मैं, ठीक आ रही है नहीं भी। ठीक है भाई, गंदी आ रही है, अब आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन कॉपी हो गया। आ जाओ आगे बढ़ते हैं फिर। देख रहे हो कितने क्वेश्चन लाए हो तुम्हारे लिए? ऐसा नहीं लग रहा है लकी पासेस रखे हुए हैं जो उठा लो। आ जाओ क्वेश्चंस करते हैं, बकवास नहीं। अब जैसे इस क्वेश्चन में तुम्हें बोला है कि टेम्परेचर ऑफ द सन इज 6000 कैनविल, मतलब केल्विन। ठीक है, और बी की वैल्यू इतनी है, तो वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ तुम्हें पता है, विंस कांस्टेंट लॉ लगेगा, तो लैम्डा इक्वल टू बी बाई टी लगाओ। टेम्परेचर डालो 6000, बी की वैल्यू डालो, तुम्हें आंसर सीधा मिल जाएगा लैम्डा। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। इसका मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब ये बात कर रहा है सीपी की। तो सीपी की वैल्यू कितनी है? 7/2 आर। तुमसे पूछ रहा है कांस्टेंट प्रेशर टू दैट ऑफ अ कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, इसका मतलब रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू दैट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब सीपी अपॉन सीवी का रेशियो पूछ रहा है, मतलब वो इनडायरेक्टली तुमसे गामा पूछ रहा है। तो तुम्हें सीपी पता ही है, तो सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर होता है। तो यहाँ से तुम सीवी निकाल लोगे, सीवी क्या हो जाएगा? सीपी माइनस आर। सीपी कितना है तुम्हारा? 7/2 आर। 7/2 आर में से आर माइनस करोगे तो सीवी आ जाएगा तुम्हारा 5/2 आर। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारे गामा की वैल्यू आ जाएगी 7/5। खत्म। ऑप्शन सी करेक्ट है। सीपी क्या था तुम्हारा? सीपी था तुम्हारा 7/2। और सीवी कितना आया? सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, मेयर्स रिलेशन से 5r/2। तो 7/5 हो गया ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है टू स्फेरिकल ब्लैक बॉडी हैविंग रेडियाई R1 एंड R2। ट्राई कर लिया करो यार, पहले तुम ट्राई किया करो फिर मेरे को बोलने दिया करो। देयर सरफेस टेम्परेचर्स आर T1 केल्विन एंड T2 केल्विन। इसका मतलब वही वाला फॉर्मूला लगेगा, E इक्वल टू ई सिग्मा टी की पावर 4। ठीक है, इफ दे रेडिएट एट सेम पावर पर रेडिएट हो रहे हैं, इसका मतलब E1 इक्वल टू E2 है। तो क्या आ जाएगा? सिग्मा ए टी की पावर 4 इक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर 4। ठीक है, वन। चलो स्टीफेंस लॉ, स्टीफेंस कांस्टेंट तो दोनों के लिए सेम रहेगा। तो सिग्मा ए वन टी1 की पावर 4, सिग्मा ए टू टी टू की पावर 4। सिग्मा से सिग्मा खत्म। ए1 की वैल्यू होगी पाई R1 स्क्वायर T1 की पावर 4। ए टू की वैल्यू हो गई पाई R2 स्क्वायर। एरिया, स्फेरिकल बॉडी है ना, तो स्फेरिकल बॉडी है तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई खत्म, पाई से पाई खत्म। ठीक है, स्फेरिकल बॉडी है तो 4 पाई R स्क्वायर होगा, बट वो 4 4 भी कैंसिल ही हो जाएगा। ऑब्वियसली कॉन्स्टेंट्स है, तो एट द एंड तो यही बचेगा ना। तो तुम्हें रिलेशन मिल रहा है R1 स्क्वायर T1 की पावर 4 इक्वल टू R2 स्क्वायर T2 की पावर 4। इस स्क्वायर रूट ले लो यहाँ पे, तो बचेगा R1 T1 स्क्वायर इक्वल टू R2 T2 स्क्वायर। अब तुम्हें यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है कि, अच्छा क्वेश्चन में R1/R2 की वैल्यू पूछा है, तो बस R1 के नीचे R2 को ले लो, तो R1/R2 तुम्हें यहाँ से मिल गया T2/T1 की पावर 2। T2/T1 की पावर 2। इजी, करेक्ट है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होनी तो नहीं चाहिए। ठीक, समझ गए ना क्या करना था? सिंपल सी चीज है यार, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें बोल रहा है इफ द आरएमएस स्पीड ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज v एट प्रेशर p। ठीक है, मतलब v इक्वल टू √3 RT/m, ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है किसका? आरएमएस स्पीड का। तो अगर ये v है प्रेशर p पर, अब बोल रहा है अगर प्रेशर को 2 गुना कर दिया, मतलब 2p कर दिया गया, तो आरएमएस स्पीड कितनी हो जाएगी सेम टेम्परेचर पर? तो अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे आरएमएस स्पीड जो है वो सिर्फ √t पर डिपेंड करती है, प्रेशर से उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, तो वो v ही रहेगी। ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द इफ m इज द रिप्रेजेंट्स द मास ऑफ द, if m represents the mass of each molecule of a gas and T is absolute temperature, then the root mean square speed of a gas molecule is proportional to।
फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है तुम्हारा V इक्वल टू √3 RT बाय एम। एम क्या है यहाँ पे? मोलर मास। ठीक है, तो मोलर मास को तुम मोलर मास को तुम मास के टर्म्स में लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो। कैसे? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास होता है। तो मोलर मास को तुम लिख सकते हो मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो V इक्वल टू आ जाएगा √3 RT अपॉन, ये आ जाएगा मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। तो V इक्वल टू आ गया √3 RTN अपॉन स्मॉल एम। तो इसका मतलब जो V है वो T के रूट पर डिपेंड करता है, मतलब T⁻1/2 पर। और स्मॉल एम मतलब मास के पावर -1/2 पर डिपेंड करता है, तो M की पावर -1/2 पर। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग थी। हालांकि अगर तुम जनरली भी देखोगे तो तुम्हें दो ही ऑप्शन मिल रहे हैं, या तो ये करेक्ट होगा या तो ये करेक्ट होगा। तो 50-50 का चांस है, तुक्के भी मार ही सकते हो। क्या मतलब मैं गलत चीज सिखा रहा हूँ? क्या गलत यार? तुम्हारी एज का हूँ, स्टूडेंट ही हूँ। हाँ मान लो 2 साल बड़ा हूँ तुमसे, लेकिन क्या है यार, आगे बढ़ो। सिखा देता हूँ यार, छोटी मोटी ट्रिक चोरियां करना सिखा देता हूँ तुम्हें। बोलो, चोरियां करना सीखना है जिंदगी में। ठीक है भाई, बहुत कॉपी कर लिया, आ जाओ। क्वेश्चन में बोल रहा है पी जूल ऑफ हीट इज इंसिडेंट ऑन अ बॉडी। इसका मतलब सूरज चाचू से, सूरज चाचू तो पीला, बकवास मत करो यार, अभी तुम्हें पीला कर दूंगा मैं। देखो, सूरज चाचू से आ रही है पी रेडिएशन। ठीक है, इंसिडेंट ऑन अ बॉडी आउट ऑफ विच क्यू जूल ऑफ हीट, क्यू जूल इज द टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड बाई इट। ठीक है, तो देखो तुम्हें पता है कि जो भी हीट आती है उसमें से कुछ तो एब्जॉर्ब होती है, कुछ तो रिफ्लेक्ट होती है, और कुछ तो ट्रांसमिट होती है। और इनका सम कितना होता है? 1 होता है। ठीक, ये क्या है? ये कोएफिशिएंट्स है बेसिकली। लेकिन जो हीट आती है वो क्या होती है? हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, हीट ऑफ रिफ्लेक्शन, हीट ऑफ ट्रांसमिशन। इसका सम कितना होता है? टोटल अमाउंट ऑफ हीट। यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ हीट कितनी आ रही है? पी, गिवन दैट पी जूल ऑफ हीट इज इंसिडेंट। तो यहाँ पे क्यूटी, क्यूटी मतलब, क्यूटी मतलब टोटल अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे कितनी आ रही है? पी आ रही है। इसका मतलब क्यू ए प्लस क्यू आर प्लस क्यू टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्यू टी, पी हो जाएगी। ठीक, अब इसमें बोल रहा है कि क्यू जूल ऑफ हीट इज टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड। तो क्यू आर और क्यू टी की वैल्यू कितनी हो गई? इनकी वैल्यू हो गई क्यू। तो क्यू ए प्लस क्यू इक्वल टू पी, तो क्यू ए की वैल्यू आ गई यहाँ से क्यू माइनस पी। ठीक है, अब तुमसे एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट पूछ रहा है, तो एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट निकालने के लिए हम क्या करते थे? कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन का फॉर्मूला क्या होता था? हीट एब्जॉर्ब्ड अपॉन टोटल हीट। तो तुम्हें हीट एब्जॉर्ब्ड पता है, इसको टोटल हीट से डिवाइड कर दो, ये फॉर्मूले में रख दो। कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन का फॉर्मूला क्या है? हीट एब्जॉर्ब्ड अपॉन टोटल हीट। तो हीट एब्जॉर्ब्ड कितना निकला? क्यू माइनस पी। और टोटल हीट कितनी इंसिडेंट हुई थी? कितनी इंसिडेंट हुई थी? पी। तो आंसर आ जाएगा क्यू माइनस पी अपॉन पी, क्यू माइनस पी अपॉन पी। करेक्ट, समझ रहे हो? वैसे अगर तुम्हें ये चीज नहीं भी समझी तो भी तुम आंसर समझ ही गए थे। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारे क्यू ए की वैल्यू यहाँ पे क्यू माइनस पी आई, तो या तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा या तो ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा, क्योंकि न्यूमरेटर में सिर्फ यहीं पे ऐसा सीन है। सी भी तो करेक्ट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, इसमें ऑप्शंस गलत हैं। ठीक है, बट मैं आंसर अभी बताऊंगा नहीं, सॉल्व कर लो पहले, फिर देख लेना। देखो, क्वेश्चन है तुम्हारा, ब्लैक बॉडी हैज मैक्सिमम वेवलेंथ लैम्डा एम एट टेम्परेचर 2000 केल्विन। तो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ ऑब्वियसली, तो लैम्डा एम किस पर है? बी अपॉन 2000 पर है। अब क्वेश्चन में तुमसे पूछ रहा है कितना वेवलेंथ होगा एट टेम्परेचर 3000 केल्विन पर। तो लैम्डा टी बोल देता हूँ मैं उसे। तो लैम्डा टी बी अपॉन 3000 आ गया यहाँ से। तो दोनों इक्वेशन डिवाइड कर दो। तो लैम्डा एम अपॉन लैम्डा टी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2/3। तो लैम्डा टी की वैल्यू वो तुमसे पूछ रहा था, तो लैम्डा टी की वैल्यू हो गई 3/2 लैम्डा एम। ओ, ऑप्शन तो सही थे, 3/2 लैम्डा एम आएगा आंसर। नहीं यार, मैं कुछ तो गड़बड़ी कर रहा हूँ। अच्छा, इसको डिवाइड करोगे तो 3 ऊपर चला जाएगा ना? हाँ यार, इसको डिवाइड करोगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/2। ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा टी की वैल्यू आ जाएगी 2/3 लैम्डा एम। ठीक है, तो बेसिकली ये ऑप्शन करेक्ट होगा, और यहाँ पे ये 9 नहीं 3 होगा। समझ गए ना? बेसिकली लैम्डा एम कब है? जब टेम्परेचर 2000 है, तो विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ लगाया है इसके लिए। अब तुमसे 3000 पर पूछ रहा है, तो 3000 के लिए विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ लगाया। पूछ क्या रहा है 3000 पर? वेवलेंथ पूछ रहा है, मतलब ये लैम्डा टी की वैल्यू पूछ रहा है 3000 पर। दोनों इक्वेशन डिवाइड करो ताकि ये बी से छुटकारा मिले। बी से जैसे ही छुटकारा मिला, 3 ऊपर गया 2 नीचे गया, तो 3/2 हुआ लैम्डा एम अपॉन लैम्डा टी। अब यहाँ से लैम्डा टी की वैल्यू आ गई 2/3 लैम्डा एम, खत्म। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट, कौन सा यहाँ पे करेक्ट नहीं है? तो तुम्हें दिख रहा है कि पहला वाला यहाँ पे करेक्ट नहीं है, क्योंकि तुम्हें रिलेशन पता है, गामा होता है सीपी अपॉन सीवी, और सीपी माइनस सीवी इक्वल टू होता है आर। ठीक है, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर होता है। नहीं नहीं, अब की बार शक्ल देखने नहीं आया ना, मैं देख रहा था रिकॉर्डिंग चल रही है नहीं। तो देखो यहाँ पे सारे रिलेशन तुम देख सकते हो, जैसे आर इक्वल टू सी वी गामा -1 है, तो यहाँ पे गामा की वैल्यू डाल दो, तो तुम्हें पता चल जाएगा करेक्ट है या नहीं। जैसे यहाँ से आरएचएस उठा लो,
तो सी वी गामा माइनस वन, यहाँ पे गामा की वैल्यू डाल दो, तो गामा की वैल्यू क्या होती है, सी वी बाय सी वी माइनस वन। सी वी को अंदर भेजो, तो ये सी वी से ये सी वी खत्म, सी वी बचा, यहाँ वन से मल्टीप्लाई होगा तो सी वी बचा, तो सी वी माइनस सी वी की वैल्यू क्या होती है, आर। एलएचएस में क्या था, आर, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। करेक्ट है मतलब गलत है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो बी तो करेक्ट है, तो मतलब बी हमारा आंसर नहीं है। बी करेक्ट तो है लेकिन वो आंसर नहीं है, ए गलत है लेकिन वो हमारा आंसर है। क्या बक रहा है ये बंदा, ऐसा सोच रहे हो, भविष्य खतरे में है तुम्हारा। अच्छा देखो, गामा की वैल्यू क्या है, गामा की वैल्यू होती है सीपी बाय सीवी, उल्टा कर दो तो वन अपॉन गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सीबी बाय सीपी। तो सी भी गलत है, सॉरी मतलब सी भी सही है पर वो गलत है, गलत है पर सही है। सॉरी भाई, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें भी तुम गामा की वैल्यू सीपी बाय सीवी डाल के देख लेना, तो एट द एंड ये भी जस्टिफाई कर जाएगा। तो बेसिकली तुम्हारा सिर्फ यही रॉन्ग होगा, क्योंकि तुम्हें पता है सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर होता है, और यहाँ पे सीवी माइनस सीपी इक्वल टू आर दे दिया, जो कि गलत है। प्लस सही है। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ, टाइम पास नहीं यार। क्वेश्चन में बोल रहे हैं, गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली देन द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट थ्री आर टी बाय एम, और आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, डेल्टा टी जीरो होता है, मतलब टेम्परेचर में चेंज नहीं आता है। और आरएमएस वेलोसिटी जो है वो टेम्परेचर पर ही तो डिपेंड करती है, तो अगर टेम्परेचर ही तुम नहीं चेंज कर रहे हो तो ए तो सेम ही रहेगा ना फिर तो वेलोसिटी। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर में कोई चेंज आता ही नहीं है, और अगर टेम्परेचर में चेंज ही नहीं आ रहा है तो आरएमएस वेलोसिटी कैसे चेंज होगी, क्योंकि आरएमएस वेलोसिटी तो रूट टी के प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब आरएमएस वेलोसिटी एज इट इज सेम रहेगी, रिमेन्स द सेम। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, अच्छा 20 में का आंसर बता देता हूँ, ये आएगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि ब्लैक बॉडी का जो रेडिएशंस का ऐसा ग्राफ होता है वो ऐसा कुछ होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सबके लिए सेम नहीं होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, और ये रिपीट हुआ है 2-3 बार, तो ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन में बोल रहा है, इफ इज द काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ एन आइडियल गैस एंड टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर देन द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज, मतलब आर की वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, याद है, क्या मतलब मैं भूल गया हूँ। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था 3/2 PV, ठीक है मुझे तो पता है, 3/2 PV ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है तुम्हारा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 3/2 PV, बट तुमसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है, तुमसे वैल्यू पूछ रहा है आर की एट टी टेम्परेचर पर, मतलब इस पीवी की जगह तुम्हें एनआरटी करना है, तो इक्वल टू आ गया 3/2 एनआरटी। तो यहाँ से तुमसे आर की वैल्यू पूछ रहा है ना, तो आर इक्वल टू हो जाएगा 2E/3 NT। बट तुमसे बोला है पर मोल मतलब एन की वैल्यू कितनी हो गई, 1, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2E/3T, 2E/3T। इजी। अरे भैया एनर्जी का फार्मूला होगा था 3/2 PV, लेकिन तुमसे यहाँ पे बोला है कि टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर बताओ, इसका मतलब पीवी की जगह टी आना चाहिए, टी कैसे आएगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी से, तो 3/2 इक्वल टू एनआरटी। अब पर मोल बोला है तो इनकी वैल्यू 1 हो गई, तो उससे लेना देना है नहीं, आर की वैल्यू आ गई 2E/3T, 2E/3T। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे थे, एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ अ ब्लैक बॉडी एग्जिबिट्स अ मैक्सिमम अराउंड अ वेवलेंथ लैम्बडा, फिर से विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, लैम्बडा की वैल्यू हो गई यहाँ पे B/T। द टेम्परेचर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज नाउ चेंज्ड सच दैट द एनर्जी इज मैक्सिमम अराउंड अ वेवलेंथ 3 λ/4। द पावर रेडिएटेड बाय अ ब्लैक बॉडी विल नाउ इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर। पावर रेडिएटेड कैसे आ गया, बात तो सही है भाई, पावर रेडिएटेड कैसे आ गया, सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा भैया। पहले एनर्जी कितनी थी, ई, ठीक है, जब वेवलेंथ थी लैम्बडा, तो E1 इक्वल टू फॉर्मूला होता है सिग्मा ए T⁴, ठीक है, T1 ले लो चलो इसको। अब एनर्जी हो गई है कुछ चेंज, वही निकालना है ना, हाँ तो E2 इक्वल टू हो गया सिग्मा ए T⁴, दोनों को डिवाइड कर दो क्योंकि बॉडी तो सेम है, तो E1/E2 इक्वल टू सिग्मा, और ए तो कैंसिल हो जाएंगे, सिग्मा क्यों कैंसिल होगा, वो तो स्टीफेंस कांस्टेंट है, दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, स्टीफन कांस्टेंट वही रहेगा, एरिया तो चेंज होने वाला नहीं है ना, क्योंकि बॉडी तो सेम ही है, तो एरिया भी कैंसिल आउट, तो बचा T1/T2 पावर 4। अच्छा जी। अब अब तुमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई जो वेवलेंथ है वो 3 λ/4 हो गई बाद में, पहले कितनी थी, पहले थी लैम्बडा। अच्छा, तो टेम्परेचर और लैम्बडा का कुछ रिलेशन है क्या, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, तो तुम्हें पता है T1 इक्वल टू हो जाएगा, तुम्हें पता है लैम्बडा इक्वल टू होता है B/T, करेक्ट, तो यहाँ से टेम्परेचर इक्वल टू क्या हो जाएगा, B/λ, तो T1 की जगह डाल दो तुम B/λ1, और T2 की जगह डाल दो B/λ2, और इसकी पावर कितनी, 4, बी से बी खत्म हो गया खत्म, तो E1/E2 की वैल्यू तुम्हें यहाँ से दिख रही है λ2/λ1 की पावर 4। तो पहले वेवलेंथ कितनी थी, पहले वेवलेंथ थी सिर्फ लैम्बडा, तो λ1 की जगह आ जाएगा सिर्फ लैम्बडा, और अब वेवलेंथ कितनी हो गई, 3 λ/4, तो λ2 की जगह आ जाएगा 3 λ/4।
ये आ गया 3 लैम्डा बाय 4 की पावर 4। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो लैम्डा से लैम्डा समाप्त। तो 3/4 की पावर 4 कर दो, तुम्हारा आंसर आ गया। तो 3/4 की पावर 4 कितनी हो गई? 3 की पावर 4 कितना हो गया? 3 3 त्रिका 9 त्रिका 27 त्रिका 81। तुम्हें क्या लगा दोबारा मीम आएगी? इतना टाइम नहीं है कि एडिट करूं, जो बना रहा हूँ ऐसे ही पोस्ट कर दूंगा। इसलिए सोच रहा हूँ गलती वलती ना हो कुछ कि बाद में एडिट करना पड़े, ऐसा नहीं वैसा था, कुछ गलती हो जाए कमेंट कर दिया करो। मैं भी इंसान हूँ, बहुत गलतियां होती है। आई मीन स्टूडेंट हूँ, बहुत गलतियां होती है। 4 4 जा 16, 4 जा 64, 4 जा 4 चौको 16 चौको 64, 256 है। तो बेसिकली कितने फैक्टर से बढ़ा वो तुमसे पूछ रहा है। ठीक है, मतलब ई टू की वैल्यू पूछ रहा है। तो ध्यान रखना, ये E1/E2 की वैल्यू आई है, ये तुम्हारा आंसर नहीं है। यहाँ से ई टू की वैल्यू देखो कितनी हो रही है। ई टू की वैल्यू यहाँ से हो रही है 256/81 E1। तो बेसिकली तुम्हारा आंसर 256/81 है, ना कि 81/256। ये आ गया 256/81। अच्छा, वो ऑप्शन में भी नहीं था। चलो सही, ऑप्शन में नहीं था, वरना तुम तो वही मारते फिर। मच्छर। ठीक है, समझ रहे हो? आ जाओ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Equal volume of gases are kept in different containers having densities in the ratio 1:16। बढ़िया क्वेश्चन है। बट उस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक बार आपको 28वां 29वां करवाना चाहता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन पर हम थोड़ा बाद में आए तो ज्यादा बेहतर है। वेल, आप पॉज करो और आप तीनों क्वेश्चन एक साथ ट्राई करो, मुझे यकीन है आपसे शायद एक हो जाए। कौन सा 28वां? और आई बेट की 29वां बहुत लोगों से नहीं होगा, 27वां किसी से नहीं होगा। मैं तब तक थोड़ा मच्छर मार लेता हूँ। सॉरी भाई, सॉरी भाई। ओके, कंटिन्यू। तो मच्छर मारना भी एक कला है यार, जो कि मुझे आती नहीं है अभी यार। कर लिया ट्राई? क्यों नहीं हो रहा क्वेश्चन? एग्जाम पास में है, पता है लाइफ में कुछ करना है, तो क्यों नहीं हो रहा क्वेश्चन? अच्छा, बकवास नहीं। यार, नाटक बहुत करते हो यार तुम, ड्रामा बहुत कर। अरे मुझे पता है यार, मैं क्रिंज हूँ यार, बोला मत करो बार बार। देखो, क्वेश्चन में तुमसे सीवी की वैल्यू पूछ रहा है, तो सीवी की वैल्यू मैंने बता ही दी, R/γ-1 होती है। बार बार क्यों पूछते हो? तुम्हें पता है ना, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर होता है। दोनों जगह सीवी से डिवाइड करो, तो ये बन जाएगा CP/CV, ये बन जाएगा CV/CV, ये बन जाएगा R/CV। तो सीवी से सीवी खत्म, यहाँ बचा 1, CP/CV होता है गामा, तो ये बन गया γ-1 इक्वल टू R/CV। तो यहाँ से सीवी की वैल्यू क्या आ गई? सीवी की वैल्यू यहाँ से आ गई R/γ-1। हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है, अ मॉलिक्यूल ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v मेक्स 5 इलास्टिक कोलिजन विथ अ वॉल ऑफ अ कंटेनर पर सेकंड। इसका मतलब 5 कोलिजन वो कर रहा है हर एक सेकंड में। ठीक है, एक सेकंड में कितने कोलिजन कर रहा है? 5। तो चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड इन 5 कोलिजन विल बी, मतलब ये जो 5 कोलिजन किया उसकी वजह से कितना मोमेंटम में चेंज आया होगा, ये तुमसे पूछ रहा है। ठीक, कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जब एक बार कॉलिजन होता है तो मोमेंटम में चेंज कितना आता है। तो तुम्हें पता है कि भाई, जैसे यहाँ पे तुम्हारा कंटेनर है, यहाँ पे तुम्हारा मास m का गैस है, और ये v वेलोसिटी से जा रहा है। तो इनिशियल मोमेंटम जो होता है pi, वो होता है mv। और जब टकरा के ये गैस मॉलिक्यूल वापस आता है, तो जो मोमेंटम हो जाता है वो हो जाता है -mv का। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो होता है 2mv का, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम कितना होता है? 2mv का होता है, ये तुम्हें पता है, एक कॉलिजन से। ठीक है, तो 5 कॉलिजन अगर एक सेकंड में हो रहे हैं, 5 कोलिजन अगर एक सेकंड में हो रहे हैं, तो एक कोलिजन कितने देर में हो रहा होगा? एक कोलिजन हो रहा होगा 1/5 सेकंड में। करेक्ट, दोनों साइड 5 से डिवाइड कर दिया। और एक कोलिजन में मोमेंटम में कितना चेंज होता है? 2mv का। तो 2mv का मोमेंटम में चेंज हो रहा है 1/5 सेकंड में। लेकिन तुमसे क्वेश्चन में पूछ कितने में रहा है? पूछ रहा है 5 कोलिजन में, सॉरी, पूछ रहा है पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में कोलिजन में कितना चेंज होगा। तो अगर 1/5 सेकंड में 2mv का कोलिजन हो रहा है, चेंज हो रहा है, एक सेकंड में कितने का होगा? 2mv को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 10mv हो गया। तो इसका मतलब आंसर आ जाएगा 10 MB। नहीं समझा? अरे भैया, 5 कोलिजन कितने सेकंड में हो रहे हैं? एक सेकंड में। तो एक कोलिजन कितने सेकंड में? 1/5 सेकंड में। एक कोलिजन से मोमेंटम में कितना चेंज? 2 MB। एक कोलिजन से मोमेंटम में कितना चेंज? 2 MB। 1/5 सेकंड में कितना मोमेंटम में चेंज हो रहा है? 2 MB का। और अगर 1/5 सेकंड में 2 MB का चेंज आ रहा है, एक सेकंड में कितना आएगा? अरे पुराना यार, अलजेब्रिक रेशियो। अरे मेरे भाई देखो, ऊपर देखो। अगर किसी चलो एग्जांपल नहीं लेता, डायरेक्ट बताता हूँ। अगर 1/5 सेकंड में 2 MB का चेंज आ रहा है, एक सेकंड में कितने का चेंज आएगा मान लो, तुम्हें नहीं पता, तो मैं इसको मान लेता हूँ एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हें एक्स इक्वल टू आंसर दिख जाएगा 10 MB। ऐसे निकालते हैं इसको। याद है ना एग्जांपल्स? कौन से एग्जांपल्स? अरे भैया देखो, जैसे अगर 5 पेन मिल रही है 50 रुपए की, तो 2 पेन कितने रुपए की? एक्स मान लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो आंसर आ जाएगा 5x इक्वल टू 100, एक्स बराबर 20, मतलब 20 रुपए की 2 पेन।
ऑब्वियस ही बात है, अगर 5 पेन 50 की मिल रही तो एक पेन 10 की होगी, तो 2 पेन 20 की मिलनी चाहिए। तो ये तरीका होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालने वाला। तो वो यहाँ पर भी लगा सकते हो, लगा के दिखाया मैंने थोड़ी देर पहले। सीख रहे हो ना नई नई चीजें। यही फायदा होता है चैंपियंस एज से पढ़ने का, जो सबको नहीं मिलता है। क्या मतलब पढ़ता नहीं है कोई, छोड़ो यार, रोया मत करो। देखो यार, मैं बिल्कुल डिमोटिवेटेड नहीं रहता हूँ। तुम्हें अगर ऐसा लगता हो कि मैं दुखी रहता हूँ या फिर परेशान रहता हूँ कि यार काफी अंडररेटेड हैं हम, या फिर हमारी उतनी रीच नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, बिकॉज यू आर विद मी। आप हमारे साथ हैं। आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस। चलो इस पे आ ही जाते हैं यार, कितने देर। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। सॉरी भाई। अच्छा देखो, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है तुम्हारा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस है, ठीक है, और डिफरेंट कंटेनर में जिनका डेंसिटीज का रेशियो है 1:16। एक्सर्ट इक्वल प्रेशर ऑन द वॉल। ठीक है, रेशियो ऑफ आरएमएस वेलोसिटीज कितना होगा। तो इक्वल करे ना करे, आरएमएस वेलोसिटी से फर्क पड़ता है क्या? पढ़ना तो चाहिए। तो रेशियो ऑफ आरएमएस वेलोसिटी तुमसे पूछ रहा है, तो रेशियो ऑफ आरएमएस वेलोसिटी, मतलब आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? √3 RT/कैपिटल एम। एम क्या है? मोलर मास। स्क्वायरिंग कर दो तो V² इक्वल टू आ गया 3/कैपिटल M RT। बट यहाँ पे बात हो रही है प्रेशर की और डेंसिटी की, तो यहाँ पे हम लोग डेंसिटी कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक तरीका है, हम क्या करते हैं, इस RT को चेंज कर देते हैं PV/N में, क्योंकि PV इक्वल टू होता है NRT। तो PV/N इक्वल टू क्या हो जाएगा? RT। और नंबर ऑफ मोल्स को मैक्सिमम केसेस में तुम 1 मान लिया करो, अगर कुछ बोला ना हो तो। चलो इसमें कुछ बोला नहीं, हम रहने देते हैं, PV/N ही रख लो। तो RT की जगह लिख लो तुम PV/N। ये हो गया 3/कैपिटल M। RT की जगह आ गया PV/N। ठीक है। अब मोलर मास को तुम क्या लिख सकते हो? नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स होते हैं मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास को तुम लिख सकते हो मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। लिख सकते हो। क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं? क्योंकि मुझे यहाँ पे डेंसिटी बनानी है, और डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। इसका मतलब मुझे यहाँ पे वॉल्यूम तो दिख रहा है, मुझे मास नहीं दिख रहा है, तो वो मास मैं कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ? इस मोलर मास से कर सकता हूँ। तो ये हो गया 3 अपॉन मोलर मास की जगह आ जाएगा मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे आ जाएगा PV, और नीचे नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ मोल्स कट गए, कभी ना कटे तो उनको 1 ले लिया करो। ठीक है। ठीक है। ओके। तो इनको वहां भेज दो, सिर्फ प्रेशर यहाँ रहने दो। तो प्रेशर इक्वल टू आ जाएगा 3 नीचे गया तो ये हो गया 1/3। M ऊपर गया तो M हो गया ऊपर। V नीचे गया तो नीचे हो गया V। और यहाँ पे आ गया V²। ये V² क्या है? आरएमएस वेलोसिटी। तो M/V क्या होता है? डेंसिटी। तो यहाँ से प्रेशर का तुम्हें एक फॉर्मूला मिल गया, 1/3 ρ V RMS का स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला। भूलोगे तो नहीं? भूलने भी नहीं चाहिए। चाहता तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता, लेकिन मैंने डिराइव करना सिखाया, क्योंकि मुझे भी पता नहीं था कोई फॉर्मूला। ठीक है, अगर तुम्हें बताऊं तो आज मैं एक्चुअली सारे क्वेश्चन एक बार सॉल्व करके आया हूँ, देख कर आया हूँ। ठीक है। तो बेसिकली जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे पता है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जब ये फर्स्ट टाइम मैं क्वेश्चन कर रहा था तो मुझे नहीं पता है भाई कि ऐसा कोई फॉर्मूला होता है, क्योंकि मेरे शिफ्ट में MST CT में आनी है और जेई में से चिन्ह क्वेश्चन आते नहीं है। तो ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बनाया, फॉर्मुलेट किया। ऑब्वियसली एग्जाम में आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे आपको फॉर्मूला नहीं पता रहेगा, आपको फॉर्मुलेट करना रहेगा, तो ऐसे ही करेंगे। सो ऑलवेज लर्न द मेथड, नेवर रट्टा फायदा आंसर। ठीक ठीक। तो प्रेशर का ये हो गया फॉर्मूला। अच्छा, तो P1 के लिए लिखोगे तो क्या आ जाएगा? P1 इक्वल टू आ जाएगा 1/3 ρ1 V1²। P2 लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 1/3 ρ2 V2²। डिवाइड कर दो, 1/3 खत्म। तो P1/P2 इक्वल टू हो गया ρ1/ρ2। ρ1/ρ2 का रेशियो क्या है? 1/16। तो ये हो गया 1/16। यहाँ से हो गया V1² अपॉन V2²। क्वेश्चन में बोला है एक्सर्ट इक्वल प्रेशर, मतलब P1 और P2 भी सेम है। P1 इक्वल टू P2 है, तो इन दोनों को कैंसल आउट कर सकते हो। तो यहाँ से तुम्हें V1/V2 का रेशियो मिल जाएगा। इसको वहां भेज दो तो ये हो गया 16/1 इक्वल टू V1/V2 का होल स्क्वायर। अंडर रूट ले लो तो 4:1 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो गया। बस खेल यहीं तक था। जैसे ही तुमने फॉर्मूला बनाया 1/3 ρ V², तुम्हारा काम हो गया। फॉर्मुलेट करने की देरी है। यू विल लर्न एवरीथिंग। क्वेश्चंस कितने बचे हुए हैं? क्वेश्चंस तो बहुत हैं वैसे, और समय हमारे पास काफी कम है। बहुत टाइम है यार, आओ यार सॉल्व करते हैं, बकवास नहीं। अच्छा, क्वेश्चन में बोल रहा है 2 स्टार्स P एंड Q एमिट येलो एंड ब्लू लाइट रिस्पेक्टिवली, द रिलेशन बिटवीन देयर टेम्परेचर। अब तुम्हें पता है T इक्वल टू होता है B/λ, कितने बार बताएंगे? तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब येलो और ब्लू लाइट में, चलो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा मतलब अच्छा लगे, तो मैं तुम्हें यहाँ पे अ, ओके, सॉरी भाई। हाँ, तुम्हें थोड़ा सा अच्छा लगे तो मैं येलो को येलो से लिखता हूँ और ब्लू को ब्लू से लिखता हूँ। ठीक है।
तो एक बात बताओ, सीरीज क्या होती है? सीरीज होती है विबग्योर। इसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड लाइट की 700 नैनोमीटर, सबसे कम वॉयलेट लाइट की। अच्छा, तो वॉयलेट की सबसे कम, इंडिगो की उससे ज्यादा, ब्लू की उससे ज्यादा, गोल्ड की उससे, ग्रीन की उससे ज्यादा, येलो की उससे ज्यादा। मतलब येलो की जो वेवलेंथ है वो ब्लू से ज्यादा है। इसका मतलब लैम्बडा ऑफ येलो जो है, फील किया जाए, लैम्बडा ऑफ येलो जो है वो ग्रेटर है लैम्बडा ऑफ ब्लू से। तो इसका मतलब जो टेम्परेचर ऑफ ब्लू है वो ग्रेटर होगा टेम्परेचर ऑफ येलो से। और टेम्परेचर ऑफ ब्लू किसका है? टेम्परेचर ऑफ ब्लू है क्यू का। तो टी क्यू जो है वो बड़ा होगा टीपी से। समझा? ठीक है, समझे? बेसिकली क्या हुआ कि यहाँ पे जो वेवलेंथ है तुम्हारी वो येलो की ज्यादा है। इसका मतलब लैम्डा ऑफ वाई इज ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ ब्लू। ठीक है, लेट से कि भाई जो येलो की वेवलेंथ है वो मान लो है 500, और मान लो कि जो ब्लू की वेवलेंथ है वो है 450, क्योंकि ब्लू की वेवलेंथ कम होती है। तो ब्लू की वेवलेंथ के लिए टेम्परेचर निकालो, लैम्डा इक्वल टू फॉर्मूला होता है बी बाय टी। ठीक है, तो ब्लू का वेवलेंथ कितना है? 450, तो बी बाय 450 हुआ। तो तुम्हारा आंसर आया 1/450 बी। ठीक है, ये किसके लिए आया तुम्हारा? ये है ब्लू के लिए। अब येलो के लिए निकालो, तो लैम्डा ऑफ वाई क्या आ जाएगा? बी अपॉन 500। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1/500 बी। तो ये वैल्यू कम आने वाली है ऑब्वियसली। सॉरी, टेम्परेचर, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ ब्लू और ये टेम्परेचर ऑफ येलो, तो ये वैल्यू तुम्हारी कम आने वाली है। ठीक है, येलो का टेम्परेचर जो है वो कम आने वाला है, ये 0.002 के आसपास जाएगा। और ये तुम्हारा 0.00 कितना, 225, ऐसा ही कुछ जाएगा ऑब्वियसली, 225 के आसपास। ठीक है, तो इसका मतलब जो येलो का टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, सॉरी, येलो का टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा कम होगा। ठीक है, येलो कौन एमिट कर रहा है? पी। तो यहाँ पे टीपी जो है वो कम होगा किससे? टीक्यू से। तो टीपी लेस देन टीक्यू आएगा। वैसे देख लेना इसको एक बार, ठीक है, अगर आंसर नहीं सही है। वैसे सही है यार, दो दो बार किया हमने। ठीक है, टीपी लेस देन टीक्यू आएगा। ठीक है, मतलब टीक्यू टीपी से बड़ा आएगा। ऐसे ही करते हैं इसको, कंसेप्ट यही है। ठीक है, बाकी कुछ गलती दिखे तो कमेंट कर दिया करो। क्वेश्चन में तुमसे सीवी की वैल्यू पूछ रहा है, तो मैंने तुम्हें बताया सीवी का फॉर्मूला होता है F/2R। तुम्हें एफ की वैल्यू दी है यहाँ पे 6, तो तुम्हारा आंसर आ गया 3R। ठीक है, तो यहाँ से सीवी की वैल्यू 3R है, तो आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से CV/3। ऑप्शन है। नेक्स्ट, अब इसमें तुम्हें क्वेश्चन में बोल रहा है परफेक्टली ब्लैक बॉडी एमिट्स अ रेडिएशन टेम्परेचर T1 केल्विन इफ इट इज रेडिएट एट 16 टाइम्स द पावर इट्स टेम्परेचर T2। ठीक है, देखो, T1 टेम्परेचर पर इसकी रेडिएशन पावर कितनी है? E1 इक्वल टू सिग्मा T⁴, ये हमारा बेसिक फार्मूला होता है। E2 इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा T2⁴, ये T1⁴, डिवाइड कर दो। तो E1/E2 इक्वल टू आ गया T1/T2 की होल पावर 4। अब तुम्हारा जो इट इज, इफ इट इज रेडिएटेड एट 16 टाइम्स, ठीक है, मतलब बॉडी वन जो है वो बॉडी टू के कंपेरिजन में 16 गुना है। तो ये हो गया तुम्हारा E1 जो है वो हो गया 16 टाइम्स E2/E2, और ये आ गया तुम्हारा T1/T2 की पावर 4। तो E2 से E2 खत्म, पावर 4 ले लो तो 2 आ जाएगा, तो 2 इक्वल टू आ गया T1/T2। तो यहाँ से T1 की वैल्यू तुम्हारी 2T2 आ जाएगी। ठीक है, तो आई गेस ये उल्टा क्वेश्चन होगा, मतलब क्वेश्चन सही से यहाँ पे दिख नहीं रहा है। खैर, फॉर्मूला यही है तुम्हारा। ठीक है, इफ इट इज टू रेडिएट एट 16 टाइम्स। आगे का वो क्वेश्चन नहीं दिख रहा है कि किसके कंपैरिजन में वो बोल रहा है। वैसे जहां तक मुझे लग रहा है E2 की वैल्यू फिर वो होगी। तो E1/16 E1 हो जाएगा, तो E1 से E1 खत्म, पावर 4 लोगे तो 1/2 इक्वल टू T1/T2 आएगा। तो यहाँ से तुम्हारे T2 की वैल्यू हो जाएगी 2T1। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी देख लेना यहाँ पे जो भी रहेगा। नेक्स्ट, तुम्हारा ये बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको पहले खुद से ट्राई करो, मैं तो बोलता हूँ खुद से ट्राई करो, मजा आ जाएगा। ठीक है, मजा आ जाएगा, सच्ची बोल रहा हूँ, मजा ना आए तो बोलना। वैसे हमारे अभी क्वेश्चन बचे हुए हैं, 20 क्वेश्चन अभी भी हमारे बचे हुए हैं। कोशिश करते हैं इनको आधे घंटे में कर देंगे। क्वेश्चन है तुमसे बोला, एट व्हाट टेम्परेचर डज द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इन अ गैस। गैस की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 3/2 PV becomes equal to kinetic energy of an electron accelerated from rest through potential difference V। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है? Q/V। इलेक्ट्रॉन क्या ले लो, किसी भी चार्ज का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? Q/V। V क्या होता है? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, Q होता है चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा? E। तो 3/2 PV इक्वल टू ई आया। तो तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन से टेम्परेचर पर। तो यहाँ पे पीवी तो आना नहीं चाहिए, यहाँ पे एनआरटी आना चाहिए। ये हो गया 3/2 KB × T। मैंने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ले लिया, इक्वल टू ईवी। क्यों ले लिया? क्या जरूरत थी? चलो भाई ठीक, पीवी इक्वल टू एनआरटी ले लिया, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। टेम्परेचर पूछा है तो टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ से आ गई 2 EV/3 NR। ठीक है,
तो यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू आ गई 2 EV/3 NR। ठीक। अब यहाँ पे तुम्हें n की वैल्यू दी है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब तुम्हें इसे कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में। इसीलिए मैं वहां पे वो ले रहा था, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ले रहा था। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे तुम r को डिवाइड करोगे n से। ठीक है। और n से मल्टीप्लाई करोगे। आ, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ये तुम्हारा बन जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है। क्या दिक्कत हो रही है? 3/2 n kBt। एक सेकंड आ जाओ, फॉर्मूला देखा जाए। 3/2 n kBt होता है ना। आ जाओ यहाँ से लेते हैं। सो 3/2 n kBt ले लेते हैं सीधा सीधा, इतना टेंशन काय को लेने का। तो 3/2 कैपिटल N kBt। यहाँ से टेम्परेचर चाहिए, तो टेम्परेचर हो जाएगा 2 EV/3 n। केबी क्या होता है तुम्हारा? केबी होता है तुम्हारा R/N। एन चला जाएगा ऊपर, तो ये हो गया तुम्हारा 2 EV/3 NA/3 NR। ठीक है। अब यहाँ से तुम्हें इस एन ए को रिप्लेस करना है एवोगैड्रो नंबर को, क्योंकि ऑप्शन में तुम्हारा क्या है, 2 EVN तो है। ठीक है, 2 EVN/3 R, ऑप्शन ए तो वैसे करेक्ट है। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है 2 EVN/3 R। ठीक है। ठीक है, तो आई गेस यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बोला है ऑफ अ मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। ऑफ अ मॉलिक्यूल इन अ गैस। ठीक है, तो यहाँ पे इस कैपिटल एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 2 EVNA/3 R। और ये एवोगैड्रो नंबर रहेगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया भाई। ठीक है। तो 2 EVN/3 R, खैर फिर भी ऑप्शन यहाँ पे एन आना चाहिए था। खैर आपको अगर कुछ समझ में आ रहा है तो यहाँ पे कमेंट करके बताओ। बाकी मुझे तो यहाँ पे यही आंसर करेक्ट लग रहा है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसेप्ट समझ जाओ बस। कंसेप्ट में क्या बोला था कि कौन से टेम्परेचर पर दोनों की काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी। ठीक है, तो वो कौन सा टेम्परेचर पर होगा ये तुम्हें पता करना था। सो फॉर दैट यू हैव ओनली दिस मेथड। करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन प्रूव दैट अ गुड एमिटर इज अ गुड रिफ्लेक्टर। अ गुड एमिटर इज अ गुड एब्जॉर्बर। ऑब्वियस सी बात है, मैंने तुम्हें बताया था कि जो बंदा अच्छे से पढ़ेगा वो अच्छे से पढ़ाएगा। आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्टर नहीं गुड एमिटर गुड रिफ्लेक्टर नहीं होता। गुड एमिटर गुड एब्जॉर्बर होता है। जो अच्छे से चीज़ों को लेगा वही अच्छे से चीज़ों को देगा। जैसे एक सोख्ता ले लो, जो पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, स्पंज। पानी को जितना अच्छे से एब्जॉर्ब करता है उतना अच्छे से एमिट करता है। और ये क्वेश्चन तो तुम्हारा सिमिलर है, कर लेना। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा बताओ? कर लेना यार, चिंदी चीज़ है। काय को पूछू आंसर? क्या मतलब तुम बोल रहे हो काय को बताओ आंसर? क्वेश्चन में तुमसे बोला था एमएसी पावर ऑफ अ स्फीयर ऑफ एरिया 0.04 मीटर स्क्वायर। तो एरिया दे रखा है 0.04। और एमएसी पावर तुम्हें दे रखा है। एमएसी पावर क्या होता है तो तुम्हारा आर ना। आर दे रखा है 0.7। कभी ना समझ में आए तो यूनिट देख लो। यूनिट है किलो कैलोरी, मतलब क्यू। पर सेकंड मतलब नीचे है टी। मीटर स्क्वायर मतलब नीचे है एरिया। तो Q/T किसका फॉर्मूला था? आर का। तो आर की वैल्यू तुम्हें 0.7 दे रखी है। Q/, एरिया तुम्हें दे रखा है 0.04। और टाइम दे रखा है 20 सेकंड। तो इंटू 20। तो यहाँ से Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.7। 20 इंटू 0.04 कितना हो जाएगा? 0.8। तो 0.8 इंटू 0.7 हो जाएगा 0.56। तो ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर ऑप्शन डी। लेकिन लेकिन एक सेकेंड, 20 इंटू 0.04 होता कितना है? ये होता है तुम्हारा 2 चौके 8। 2 नंबर के बाद पॉइंट। 0.8 ही होता है ना पक्का? देख लो 0.56 या फिर 5.6 होगा। 20 इंटू 0.7 कितना होगा? 14 होगा। 14 इंटू 0.04 कितना होगा? ऑब्वियसली 0.56। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ट्राई करो भाई, ट्राई करो। अच्छा देखो, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग आ गया, एक और नई चीज। और क्वेश्चन नंबर 2 में उससे भी नई चीज। ट्राई करो। तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग मैंने तुम्हें सॉल्व करना सिखाया था। उसका फॉर्मूला होता है dt/dt इज इक्वल्स टू सी T - T0। इसमें एक बार चीजें बता देता हूँ। ये dt है टेम्परेचर डिफरेंस। ये dt है तुम्हारा टेम्परेचर डिफरेंस। ये है तुम्हारा टाइम टेकन फॉर कूलिंग। सी एक तुम्हारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जिसका कोई सेंस नहीं है। टी है यहाँ पे तुम्हारा टेम्परेचर ऑफ बॉडी। और टेम्परेचर ऑफ बॉडी को तुम क्या रखते हो? टेम्परेचर ऑफ बॉडी में तुम एवरेज ले लेते हो। कैसे? TA+TB/2 करके। मतलब जैसे 75 से 65 तक कूल हुआ है ना, तो टी की वैल्यू हो जाएगी 75 + 65/2। और T0 क्या है? T0 है तुम्हारा टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। अपनी बुक में लिख लो ये नई चीज। नई चीज है क्या? कोई भी नई चीज मिले तो उसका क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट लिख लो। जैसे ये चीज अगर तुम्हें नहीं लग रही हो, वैसे लगनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर लग रही हो तो उसका कंसेप्ट भी लिखो, क्वेश्चन भी लिखो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में बोल रहा है द ऑब्जेक्ट इज कूल्ड फ्रॉम 75 टू 65 सेकंड इन 2 मिनट। 75 डिग्री सेल्सियस टू 65 डिग्री सेल्सियस इन 2 मिनट। तो इसका मतलब तुम्हें कैपिटल डी टी अपॉन स्मॉल डी टी की वैल्यू कितनी दे रखी है?
कैपिटल डी टी की वैल्यू दे रखी है 75 - 65, कितना हुआ 10। टाइम में कितना चेंज आया 2 मिनट का, इज इक्वल टू कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ऐसा ही रहता है। अब मैंने तुम्हें बोला कैपिटल टी क्या लेना है, दोनों का एवरेज। तो 75 + 65/2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर दे रखा है 30। ठीक है, तो 10 को 2 से काट दो, यहाँ आया 5 इक्वल टू सी। और इसका एवरेज कितना आ जाएगा 70, तो 70 - 30 कितना हुआ 40। तो सी की वैल्यू आ गई तुम्हारी 5/40, इसका मतलब सी की वैल्यू आ गई तुम्हारी 1/8। या तो तुम सी की वैल्यू निकाल लो, या तो फिर सी को ऐसे ही रहने दो। दूसरा केस बनाओगे तो डिवाइड करोगे वैसे ही सी उड़ जाएगा। अब दूसरा केस बनाओ। दूसरा केस में क्या है, 55 से 45 तक कूल हो रहा है। इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर कितना 10 का। कितने टाइम में हो रहा है वही तुम्हारा क्वेश्चन है, तो स्मॉल टी इज इक्वल टू सी। टी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 55 - 45 का एवरेज, 55 + 45/2 कितना है 50। तो 50 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर 30। तो तुम्हारा सी का वैल्यू कितना है 10/T इक्वल टू सी का वैल्यू है 1/8। और 50 - 30 होता है 20। तो जीरो से जीरो खत्म, दो चौके 8। तो तुम्हारा टाइम आ गया 4 मिनट। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। समझ गया कैसे करते हैं, सिंपल है। चलो तो ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना। अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ नई चीजें हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए तुम्हें एक फॉर्मूला बता देता हूँ मैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ मिक्सचर इज गिवन बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट वन प्लस डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ फर्स्ट वन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकंड वन इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ सेकंड वन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टू। और अगर एन गैसेज इन्वॉल्व हो तो, मतलब जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे मान लो ये तुम्हारे पास एक मिक्सचर है। यहाँ पे कहीं 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 O2 है तुम्हारे पास। ठीक है, सेंट कैसी अजीब लवलवाई। और कहीं 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 तुम्हारे पास CO2 है। तो मान लो O2 का कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, CO2 का कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। होगा ही ना। करेक्ट, सही बोल रहे हो। तो इस पूरे मिक्सचर का मतलब ये जो मिक्सचर है CO2 और O2 गैस का, इसका मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना चाहूँ तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है एफ मिक्सचर। N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ सकता है, जेई में आता है अक्सर। तो नंबर ऑफ मोल्स वो तुम्हें दिया रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, नंबर ऑफ मोल दिया रहेगा या मास दिया रहेगा, ताकि तुम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। ठीक है, ओके सॉरी, पता है रेंज है। अच्छा देखो, क्वेश्चन में क्या बोला है, 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मोल्स कितने हो गए, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे, मास कितना है 22। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, तो उसका मोलर मास कितना होगा 44। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 1/2। तुम्हारा N1 का वैल्यू हो गया 1/2। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो तुम्हारा N2 का भी वैल्यू कितना हो गया 1/2। क्योंकि ऑक्सीजन का मोलर मास 32 होता है और 16 ग्राम है, तो मास अपॉन मोलर मास करोगे तो 1/2 ही आएगा। ठीक है, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम CO2 का कितना होता है, CO2 का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3R। और O2 मतलब डायटोमिक गैस है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5R/2। डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं, मतलब बेसिकली मैं सीवी की वैल्यू बता रहा हूँ। मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे, सीवी की वैल्यू बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 6 और इसका हो जाएगा 5। किसका, ऑक्सीजन का हो जाएगा 5 और CO2 का कितना हो जाएगा 6। तो एफ मिक्सचर मैं यहाँ से निकालता हूँ, एफ मिक्सचर क्या आ जाएगा, N1 कितना है तुम्हारा 1/2, F1 कितना है तुम्हारा 6R। ठीक है, प्लस N2 कितना है तुम्हारा 1/2, F2 कितना है तुम्हारा 5। अरे भैया सीवी का फॉर्मूला क्या होता है, F/2 इंटू आर ना। तो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 रहा होगा तभी तो CV 3R आया, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 लिखा है। नीचे N1 की वैल्यू भी हाफ, N2 की भी वैल्यू हाफ। तो तुम्हारा एफ मिक्सचर कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू 6 हो गया 3 प्लस 5/2, 1/2 प्लस 1/2 हो गया 1। तो तुम्हारा आंसर आ गया 6 + 5 11/2। तो मिक्सचर का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया 11/2। बट हम लोग क्यों निकाल रहे हैं मिक्सचर का डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में तुम्हें बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एट 27 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड इन अ क्लोज्ड कंटेनर विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट 37 डिग्री सेल्सियस। If both are gases are considered to be ideal gas, then the temperature of the mixture is nearly। तो देखो अगर ये आइडियल गैस हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इंटरनल एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें क्या निकालना है, टेम्परेचर निकालना है ना। तो इंटरनल एनर्जी का कंजर्वेशन यहाँ पे लगा दो। इंटरनल एनर्जी का अगर कंजर्वेशन यहाँ पे लगाओगे तो उसका मतलब ये है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ CO2 प्लस इंटरनल एनर्जी ऑफ O2 शुड बी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ मिक्सचर। मतलब पहले CO2 डाला उसका इंटरनल एनर्जी, तुमने O2 डाला उसका इंटरनल एनर्जी, दोनों कंबाइन होंगे तो इंटरनल एनर्जी किसका बनेगा, मिक्सचर का। तो कंजर्वेशन से ये चीज लगा सकते हो, या तुम एक और चीज कर सकते हो, हीट लॉस्ट बाय CO2 इक्वल टू हीट गेन्ड बाय O2। तो बात वही है बेसिकली, UCO2 इक्वल टू UO2 भी कर सकते हो। फिलहाल ये मेथड ज्यादा प्रीफर करना, एक्यूरेट एकदम परफेक्ट आंसर आएगा। ठीक, अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, NCV/dt। इसके लिए भी NCV/dt, यू मिक्सचर का भी NCV/dt। ठीक है,
अब तुम्हें पता है CO2 का CV कितना है, 3R। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, सब कुछ लिखो यहाँ पे। नंबर ऑफ मोल्स, ये CO2 का है, ये O2 का है, और ये है मिक्सचर का। ये किसका है, मिक्सचर। ये है मिक्सचर का, ये है तुम्हारा O2 का, और ये है तुम्हारा CO2 का। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने CO2 के, हाफ। CV कितना है CO2 का, 3R। DT कितना है, 27 डिग्री पर मिक्स किया गया था CO2, तो उसका टेम्परेचर हो जाएगा 300 केल्विन। केल्विन में रखना है। O2 कितना है, नंबर ऑफ मोल, हाफ। CV कितना है O2 का, 5R/2। टेम्परेचर कितना था CO2 का, 37 डिग्री। 37 डिग्री मतलब 310 डिग्री, इक्वल टू NCV/DT। यहाँ पे N क्या है तुम्हारा, मिक्सचर में N क्या हो जाएगा, N1 + N2। दोनों के नंबर ऑफ मोल्स तुम्हें जोड़ देने हैं। मुझे पता है तुम्हें थोड़ा देखने में दिक्कत हो रही होगी, जूम आउट कर सकते हो, यूट्यूब में जूम की फैसिलिटी है। तो हाफ प्लस हाफ, ठीक है, बेसिकली ये N नहीं आएगा, यहाँ पे N1 + N2 आएगा बेसिकली, N1 + N2। ठीक, तो हाफ प्लस हाफ इंटू CV कितना हो जाएगा मिक्सचर का, 11R/2, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना, 11/2, तो CV क्या हो जाएगा, F/2 इंटू R। तो 11/4R हो गया ना, हाँ 11/4R, सॉरी भाई, 11/4R। और dt मतलब टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, तो यही तो तुम्हें चाहिए, ये हो गया टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। चलो सॉल्व कर दो, चलो सॉल्व करते हैं। आर, 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 तो 300/2 हो गया 150। ठीक है, 310/2 कितना हो जाएगा, 310/2, 5 भी है ना ऊपर, ध्यान से। 300 × 3 = 900, तो ये आ गया 900/2। 310 पंजे कितना होता है, 1550। तो 1550/4 इक्वल टू 1/2 + 1/2 1 हो गया, इंटू 11/4 इंटू टी मिक्सचर। ठीक, अब अब क्या करो, इसको तुम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 1800/4 प्लस 1550/4 इक्वल टू 11/4 इंटू टी मिक्सचर। तो 4 4 4 खत्म, 1800 प्लस 1550 कर दो, कितना आ जाएगा, 3350। और यह आया 11 इंटू टी मिक्सचर। तो टी मिक्सचर आ गया तुम्हारा 3350/11। सॉल्व कर दो, 11 × 3 = 33, और 11 11 11 × 3 = 33, 0 0 5 आया, 0 बढ़ाया 0 निकाला, 11 × 4 = 44। 30.4 के आसपास आ रहा है आंसर, ऑप्शन ही नहीं है। 30.4 से नियर ऑप्शन है यहाँ पे, दैट इज 31.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ, अगर मैंने कुछ लापरवाही यहाँ पे की हो तो देख लेना यार। कंसेप्ट वगैरह तो मैंने सही बताया है यहाँ पे, ठीक है, कंसेप्ट वगैरह तो सही है, कैलकुलेशन भी मैंने देख ली है। बाकी चेक कर लेना यहाँ पे जो भी दिक्कत हो रही हो, ठीक है। हालांकि आंसर करेक्ट है हमारा, ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह देख लेना, अगर उसमें कुछ दिक्कत हो चेकआउट कर लेना। बाकी मेथड सही है, मेथड यही होता है, इंटरनल एनर्जी का कंजर्वेशन करते हैं, एफ मिक्सचर निकालते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं। कुछ लोग आपको टी मिक्सचर का डायरेक्ट फार्मूला बताते हैं, उन लोग क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन में N1 + N2 से डिवाइड कर देते हैं, तो फार्मूला बन जाता है DT का। ठीक है, टी मिक्सचर का एक फार्मूला बन जाता है। क्या बन जाता है टी मिक्सचर का फार्मूला, चाहिए तो आप भी याद कर सकते हो, N1 T1 + N2 T2 अपॉन, ना 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 ना, लंबा जाएगा, मत याद मत करो, यही मेथड यूज करो, ठीक है, क्योंकि याद करोगे तो बहुत लंबा जाएगा वो। लीव इट, आ जाओ क्वेश्चन नेक्स्ट। Certain amount of ideal gas is contained in a closed vessel. The vessel is moving with a constant temperature, constant velocity v. The rise in temperature of the gas when the vessel is suddenly stopped. ठीक है, मतलब बेसिकली वेसल जो है वो एक बैग रुक गया, तो हुआ क्या होगा। देखो वेसल चल रहा है, ठीक, वेसल चल रहा है, तुम्हारे पास यहाँ पे एक वेसल है जो कि चल रहा है वेलोसिटी v से। अगर ये वेसल चल रहा है तो इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, कितनी होगी, ½ mv²। अब ये वेसल एक झटके में रुका, रुका तो बेसिकली इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हुई होगी किसमें, पोटेंशियल एनर्जी जैसा तो कुछ होता नहीं है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में, तो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हुई होगी। तो बेसिकली जो काइनेटिक एनर्जी है वो वेसल के रुकने पे इसके अंदर जो गैसेज हैं उनकी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई होगी। ठीक है, तो तुम्हें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कितना राइज हुआ होगा, तो इसका मतलब तुम्हें काइनेटिक एनर्जी को चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल करना है। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ½ mv² है, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हुआ होगा, NCV/DT। यहाँ से DT तुम्हें चाहिए, तो DT की वैल्यू हो जाएगी ½ mv² अपॉन NCV। ठीक है, मोल के बारे में चर्चा किया है क्या यहाँ पे, सर्टेन अमाउंट ऑफ आइडियल गैस कुछ बोला नहीं है मोल के बारे में,
तो हम लोग क्या करते हैं, इस मोल को चेंज कर देते हैं, या फिर मोल को तुम वन मान लो, मोल को वन मान लो, ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे तो फिलहाल तुम्हें टी की वैल्यू दिख रही है हाफ mv² अपॉन एन। सीवी की वैल्यू कितनी होती है, आर अपॉन गामा-1। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर आ गया mv² गामा-1। नंबर ऑफ मोल्स वन मान लो, तो टेम्परेचर ये आ गया। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स को वन मान लिया करो ऐसे केसेस में, तो तुम्हारा आंसर ऑप्शन ही आ जाएगा। इजी था, क्वेश्चन इजी था। तो कंसेप्ट क्या है, जब एक वेसल चलते चलते रुक जाता है, तो वेसल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो गैस की इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इस कंसेप्ट को हाईलाइट करके लिख लेना। सीख रहे हो कि नहीं, नहीं सीख रहे हो कि नहीं, नई नई चीजें। क्वेश्चन में पूछ रहा है द एवरेज फोर्स अप्लाइड ऑन द वॉल ऑफ अ क्लोज्ड कंटेनर डिपेंड ऑन टेम्परेचर एज T⁻⁴ ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है। तो देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या था हमारा, फोर्स का फॉर्मूला था हमारा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो इसको हमने कैसे किया था, डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम, वो हुआ था 2 mv। डेल्टा टी क्या आया था हमारा, चेंज इन टाइम कितना आया था, 12 अपॉन वेलोसिटी आया था शायद, है ना, 2 से 2 खत्म हुआ था, तो mv² अपॉन एल आया था। ये एफ का वैल्यू आया था। फिर हमने क्या किया था, अच्छा टेम्परेचर वगैरह का है ना, चलो इसको हम आगे से नहीं जाते, हम पीछे से आते हैं। पीछे से कैसे आ सकते हैं, एक रास्ता है देखो। तुम्हें पता है कि जो आरएमएस वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है √3 RT/m। ठीक है, स्क्वायर कर दो तो v² हो जाएगा तुम्हारा 3 RT/m। ठीक है, अब यहाँ पे टेम्परेचर की पावर की बात कर रहा है ना वो। हम्म, एवरेज फोर्स, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, फोर्स है। हम्म। हम्म, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक और फॉर्मूला था हमारे पास प्रेशर का, प्रेशर इक्वल टू 1/3 कैपिटल N mv² अपॉन कैपिटल वी। ये फॉर्मूला याद है, बोलो, याद तो रहना चाहिए। है, ओके। तो प्रेशर इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, 1/3 कैपिटल N m। ठीक है, आ, अलग कर लो इसको। ये वी क्या है, तुम्हारा वेलोसिटी है, और नीचे क्या है तुम्हारा, नीचे तुम्हारा वॉल्यूम है। ठीक है, तो इसका मतलब जो तुम्हारा प्रेशर है, हम्म, अरे हाँ देखो काम बन गया। इसका मतलब जो तुम्हारा प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v² के। v² क्या है, आरएमएस वेलोसिटी, और जो आरएमएस वेलोसिटी का स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्वेश्चन में पूछ रहा है एवरेज फोर्स, तो फोर्स का प्रेशर के साथ क्या रिलेशन होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v² के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के। तो एरिया तो कांस्टेंट है, हटा दो। तो फोर्स जो है तुम्हारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v² के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो इन दोनों का रिलेशन ले लो। तो फोर्स तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, जिसकी कोई पावर ही नहीं है। तो जब कोई पावर ना हो तो उसके पास क्या पावर होती है, वन। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ट्रिकी था थोड़ा, एक्चुअली ट्रिकी नहीं था, थोड़ा दिमाग वाला था। हाँ मतलब ट्रिकी ही था यार, मान लिया कर। चलो मान लिया, कैमरा कहाँ गया, ओके, चला गया था क्या काम था। ओके, देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं तुम्हें, टू स्पीयर्स S1 एंड S2 हैव सेम रेडियाई बट टेम्परेचर्स आर T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली, देयर एमिसिव पावर इज सेम एंड एमिसिविटी इज इन द रेशियो 1:4। ठीक है, एमिसिविटी मतलब E1/E2 तुम्हें दे रखा है 1/4। अब ये ग्राफ क्यों दिया है मुझे नहीं पता, रेशियो ऑफ T1/T2 पूछ रहा है, T1/T2 क्वेश्चन है। एमयूसी पावर सेम है इनका, इसका मतलब कैपिटल E1 इक्वल टू कैपिटल E2 है। E1 E2 का फॉर्मूला क्या होता है, ई सिग्मा कैपिटल टी की पावर 4 इक्वल टू ई सिग्मा कैपिटल टी की पावर 4। मैं कब से ई का यूज नहीं कर रहा था, तो भूल तो नहीं गए थे। स्मॉल ई नाम की भी चीज होती है ना यहाँ पे, स्मॉल ई की भी नाम चीज होती है ना यहाँ पे, एमिसिविटी, इसको हम लोग लगाते थे जब ब्लैक बॉडी ना हो। तो यहाँ पे नॉर्मल चीज है, तो यहाँ पे लगाएंगे हम लोग। ठीक है, तो E1 T1 T2 सिग्मा सिग्मा तो कट गया। अब E1/E2 इक्वल टू क्या आ गया, T2/T1 की पावर 4। तो E1/E2 का रेशियो क्या है, 1/4। तो 1/4 इक्वल टू T2/T1 की पावर 4। तो पावर फोर्थ यहाँ पे ले लो, पावर फोर्थ लोगे तो बन जाएगा 1/√2। कैसे बन जाएगा देखो, हम क्या लिख सकते हैं, फोर को हम लोग फोर को लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर, वन को हम लोग वन का स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल टू हुआ T2/T1 की पावर 4। पावर 4 ले लो दोनों तरफ, ये हो जाएगा 1/2 की पावर 2/4, और ये हो जाएगा T2/T1 की पावर 4/4। ये तो कट के वन हो गया, ये हो गया 1/2। ये हो गया तुम्हारा 1/√2 इक्वल टू T2/T1। रेशियो लेकिन T1/T2 का पूछ रहा है, तो T1/T2 यहाँ से हो गया तुम्हारा √2:1। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाना चाहिए, क्या बोलते हो।
समझ गए ना, मेथड यही है, बाकी कंसेप्ट देख लो तुम। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा था वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी आर 200 नैनोमीटर 300 नैनोमीटर दिस। तो रिलेशन बिटवीन एमिसिव पावर, इसका मतलब तुम्हें ई एक्स अलग से कैलकुलेट करना है। ई एक्स का फॉर्मूला क्या आएगा, सिग्मा ए कैपिटल टी की पावर 4। ठीक है। ई वाई क्या आएगा, ई वाई आएगा सिग्मा ए कैपिटल टी की पावर 4, ई जेड भी आएगा सिग्मा ए कैपिटल टी की पावर 4। अब तुम्हें पता है टेम्परेचर का वेवलेंथ से क्या रिलेशन होता है, लैम्डा अपॉन बी का। लेकिन याद रखना मैक्सिमम, मैक्सिमम वर्ड यूज करना चाहिए, तभी तुम लगाना ये विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, वरना मत लगा देना। कुरकुरे का पैकेट फेंक रहा है कोई गाइस रात के 11:11 पे। ओ लकी टाइमिंग, 11:11। समझ रहे हो। हाँ तो बेसिकली टेम्परेचर को तुम लैम्डा अपॉन बी से रिप्लेस कर दो। लैम्डा अपॉन बी नहीं रे, बी अपॉन लैम्डा। ठीक। तो देखो सिग्मा 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 सब में कांस्टेंट है, काट दो। तो ई एक्स की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारा ए एक्स मतलब एरिया ऑफ एक्स, और टेम्परेचर आ जाएगा तुम्हारा बी बाय लैम्डा की पावर 4। बी को भी काट दो, कांस्टेंट है। ये हो गया ए एक्स अपॉन लैम्डा एक्स की पावर 4। एरिया ऑफ एक्स क्या हो जाएगा तुम्हारा, पाई आर वन स्क्वायर। पाई पाई कॉन्स्टेंट है तो सिर्फ आर वन रखो। ठीक है। आर वन कितना है तुम्हारा, 1 है, तो ये 1 अपॉन लैम्डा एक्स की पावर 4। लैम्डा कितना है तुम्हारा, 200, तो 200 की पावर 4, ये हो गया तुम्हारा ई एक्स। ठीक है। अब सिमिलरली ई वाई निकालो। तो ई वाई हो जाएगा तुम्हारा ए ऑफ वाई अपॉन लैम्डा ऑफ वाई की पावर 4, क्योंकि तुमने टेम्परेचर को बी अपॉन लैम्डा से रिप्लेस कर दिया। एरिया ऑफ वाई में जो पाई आएगा उसको तो कांस्टेंट हटा दो। तो रेडियस ऑफ वाई कितना है, रेडियस ऑफ वाई है 2 मीटर, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर अपॉन लैम्डा ऑफ वाई कितना है 300 नैनोमीटर, तो ये हो गया 300 का स्क्वायर, 300 की पावर 4। तो मुझे एक बात बताओ, अच्छा एक और चीज देख लो यहाँ पे कि जो 200 में ये दो जीरो है ये तो सेम ही है, तो यहाँ से 200 का दो जीरो और 3 का 300 का 3 जीरो हटा दो। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 की पावर 4, 3 त्रिका 9 त्रिका 27 त्रिका 81, 4/81। तो 4/81 की वैल्यू चलो 4/80 मान लो, तो ये हो गया 1/20, तो इसकी वैल्यू है 0.05। 0.05। और ये 1/2 की पावर 4 मतलब 1/16, तो 1/16 की वैल्यू आएगी 0.06, क्योंकि 16 6 96 होता है। तो ई एक्स तुम्हारा 0.06 है और ई वाई तुम्हारा 0.05 है, तो यहाँ से तुम्हें ये पता चल गया कि जो ई एक्स है वो तो ई वाई से बड़ा है। तो इसका मतलब सारे इक्वल तो हो नहीं सकते, ई वाई मिनिमम हो सकता है, ई एक्स मैक्सिमम हो सकता है, ई जेड भी मैक्सिमम हो सकता है, मतलब एक और ऑप्शन चेक ही करना पड़ेगा। ई जेड के लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे, ए अपॉन लैम्डा ऑफ जेड की पावर 4। एरिया के लिए रेडियस कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, जेड के लिए इंटेंसिटी वेवलेंथ 4, तो 4 की पावर 4। 400 है, दो जीरो काट दो क्योंकि वो दो जीरो सब में कॉमन है तो उसको आप हटा सकते हो। 3 का स्क्वायर 9, 4 का पावर 4, 256। 9/256 तो बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया। इसका मतलब यहाँ पे ई एक्स मैक्सिमम आएगा। ठीक है, बहुत कम हो गया, करके देख लेना। अब ये क्वेश्चन में तुम्हें बोल रहा है 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस ईच हैविंग अ मास ऑफ, मास यहाँ पे लिख लो, मास यहाँ पे दे रखा है 3 × 10⁻27 kg। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, अच्छा केजी स्ट्राइक पर सेकंड पर स्क्वायर सेंटीमीटर, पर सेकंड मतलब यहाँ पे पर सेकंड है, और सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को तुम मीटर में चेंज करोगे, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करोगे, 100 से डिवाइड करोगे। बट यहाँ पे स्क्वायर है तो 1/100 के स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे। 1/10 के स्क्वायर का स्क्वायर मतलब ये हो गया 1/10 की पावर 4। ठीक है। अब ये 1/10 की पावर 4 जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻27 इंटू 10 की पावर 4, तो ये आ गया तुम्हारा 3 × 10 की पावर -23, ये आ गया इसका मास। मॉलिक्यूल्स कितने हैं, मॉलिक्यूल्स है 10⁻23। कितने डिग्री पर, 60 डिग्री पर विथ द नॉर्मल। अच्छा प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल पूछ रहे हो। देखो बेसिकली ये तुम्हारा कंटेनर का वॉल है मान लो। ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल बना दो इस वॉल का, तो ये मान लो इसका नॉर्मल हो गया। तो बेसिकली मॉलिक्यूल यहाँ से ऐसे आ रहा है और टकरा के ऐसे रीबाउंड हो रहा है, तो यहाँ पे मान लो उसका मोमेंटम एम वी रहा होगा। कितने एंगल से टकरा रहा है, 60 डिग्री से यहाँ पे टकरा रहा है। तो ये अगर एम वी है तो इस तरफ इसका कंपोनेंट कितना आएगा, एम वी कॉस 60। सिमिलरली अगर ये तुम्हारा माइनस एम वी है तो इस तरफ इसका कंपोनेंट क्या आएगा, -mv cos 60, क्योंकि ये एंगल भी कुछ और नहीं बल्कि 60 डिग्री ही है। ठीक है। तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, चेंज इन मोमेंटम हुआ 2mv cos 60। ठीक है। और इतना ही प्रेशर भी एक्सर्ट होगा यहाँ पे जितना मोमेंटम में चेंज आएगा। तो फॉर्मूला हुआ 2mv cos 60, तो 2 इंटू मास कितना है यहाँ पे 3 × 10⁻⁻23। यहाँ पे ध्यान से देख लो, पर स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो इस सेंटीमीटर को हमने लिखा 1/10 की पावर 4, फिर ये 10 की पावर 4 ऊपर गया तो ये बना। ठीक। इंटू वेलोसिटी कितनी है 500,
कॉस 60 होता है 1/2, 2 से 2 खत्म। और कितने मॉलिक्यूल्स है? मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे 3 इंटू 10 नहीं, मॉलिक्यूल्स है 10 रेस टू 23। तो मॉलिक्यूल है 10 रेस टू 23, तो +23 -23 भी खत्म। 3 इंटू 500 कितना आ गया? 1500। ये आ गया तुम्हारा ऑप्शन डी। ठीक। ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है इफ द आरएमएस स्पीड ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज 400 मीटर पर सेकंड, देन द डेंसिटी ऑफ दैट गैस एट एनटीपी। तो डेंसिटी के साथ आरएमएस स्पीड का रिलेशन क्या आता है? P इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर। तो प्रेशर कितना दे रखा है? 10⁵, 1/3। डेंसिटी पूछ रहा है तुमसे, वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 400। तो 400 का स्क्वायर ले लो, इसको वहां भेज दो, तो डेंसिटी आ जाएगी 10⁵/400 का स्क्वायर कितना होगा? 16 × 10⁴। और ये 3 भी ऊपर चला जाएगा, तो ×3। ठीक है। तो 10⁵ से 4 कटेगा तो वहां आया 10, तो ये आ जाएगा 30/16। तो डेंसिटी आ जाएगी 15/8। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। करेक्ट। नहीं समझे? अरे भैया, पिरेसर का फॉर्मूला क्या होता है? पिरेसर का फॉर्मूला होता है 1/3 रो वी स्क्वायर। आरएमएस के टर्म्स में थोड़ी देर पहले ही निकाला था, बार बार तो निकालूंगा नहीं। प्रेशर कितना लेने बोला है? 10⁵, तो 10⁵ ले लिया, इक्वल टू 1/3। डेंसिटी का पता नहीं, वेलोसिटी दे रखी है 400 का स्क्वायर। तो यहाँ पे डेंसिटी कितनी आ जाएगी? 3 × 10⁵/400 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर पहले होगा 16, और फिर 100 का स्क्वायर होगा। 100 का स्क्वायर मतलब 10⁵2 का स्क्वायर, 10⁵2 का स्क्वायर मतलब 10⁴। 10⁴ से 5 कटा तो 1 बचा, तो यह आया 30/16। 30/16 कितना होता है? 15/8। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है आई स्टार पी बिहेव्स लाइक अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी emitting radiant energy at all temperature t at temperature t. Another star q also behaves like perfectly black body emitting radiant energy at temperature t/4 and has radius 8 times the star of p. अब देखो इसमें तुम्हें क्या करना है। रेडियंट एनर्जी तुमसे ये रेशियो पूछ रहा है रेडियंट एनर्जी का। ठीक है। तो तुम्हें पता है एक ही फॉर्मूला है जिसमें टेम्परेचर और एरिया दोनों आता है। एमिसिव पावर ऑफ 1 अपॉन एनर्जी एमिटेड ऑफ 2। यही तुमसे वो पूछ रहा है। ये हो जाएगा A1 T1 की पावर 4 अपॉन A2 T2 की पावर 4। A1 हो जाएगा तुम्हारा पाई R1 स्क्वायर, बट पाई पाई कट जाएगा, तो यहाँ पे हो गया R1 स्क्वायर T1 की पावर 4, नीचे हो गया R2 स्क्वायर T2 की पावर 4। तो रेडियस ऑफ फर्स्ट कितना है? क्वेश्चन में तुम्हें बोल रहा है क्यू वाली बॉडी जो है, मतलब ई ऑफ पी और ई ऑफ क्यू मान लो, चलो ई ऑफ पी ई ऑफ क्यू। तो जो क्यू वाली बॉडी है उसका रेडियस पी के 8 गुना ज्यादा है। R2 मतलब आर क्यू है वो, है ना? तो आर क्यू यहाँ से 8 टाइम्स आर पी है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और आर पी स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर भी आर पी स्क्वायर है। और जो रेडियंट एनर्जी है इसका टेम्परेचर T/4 है, तो यहाँ पे P का टेम्परेचर है कैपिटल T, और Q का टेम्परेचर T/4 है, तो T/4 की पावर 4 करोगे तो कितना आएगा? 256 आ जाएगा। नहीं नहीं, 4 4 जा 16, 4 जा 60, हाँ 256। करेक्ट। तो यहाँ से आरपी खत्म, 64 4 जा 256 हो गया, टी से टी खत्म, 4 ऊपर गया, तो 4:1 तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, अब देख लेना आंसर तुम लोग 4:1 है या 1:4 है, देख लेना, बाकी मेथड यही है। ठीक है, उसका रेशियो पूछा था तुमसे। ब्लैक बॉडी का पावर रेडिएशन बताओ, टेम्परेचर। नेक्स्ट, हीट एनर्जी, ये तुम्हारा वही है आर बराबर। अच्छा नहीं नहीं, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर बता दो 64 का। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस व्हेन टू मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस कोलाइड विथ ईच अदर, मोमेंटम इज कंजर्व्ड बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट। ठीक है, मोमेंटम इज कंजर्व्ड बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट। ओके, क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन है हीट एनर्जी इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ द, पता नहीं क्या है, ऑफ 1000 जूल पर मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू दे रखी है तुम्हें 1000। ठीक है, क्यू बाय टी बेसिकली, क्योंकि हीट एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, जूल पर मिनट है यूनिट, तो क्यू बाय टी तुम्हें दे रखा है 1000। ठीक। कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज 0.8, इसका मतलब स्मॉल ए की वैल्यू है 0.8। ठीक। कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन इज 0.1, इसका मतलब आर की वैल्यू है 0.1। हीट एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय द सरफेस, इसका मतलब वो तुमसे क्यूटी पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले स्मॉल टी निकालना होगा ना। तो हमें पता है A+R+T कितना होता है? 1 होता है। तो ए अगर तुम्हारा 0.8 है, आर तुम्हारा 0.1 है, और टी तुम्हें नहीं पता है, तो यहाँ से निकाल लो, ये 0.9 हुआ, 1 में से 0.9 माइनस होगा, तो तुम्हारा टी आ जाएगा 0.1। तो कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन ट्रांसमिटेंस तुम्हें मिल गया 0.1। तो टी का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू टी अपॉन टोटल हीट क्यू। तो यहाँ पे 5 मिनट में पूछ रहा है, तो टोटल हीट ही देखो यहाँ से निकाल सकते हो। यहाँ से क्यू क्या आ जाएगा तुम्हारा? 1000 टी। तो टाइम कितना बोल रखा है? 5 मिनट। तो क्यू कितना आ गया तुम्हारा? 5000। टोटल हीट है तुम्हारी 5000, और क्यूटी तुम्हें पता नहीं,
लेकिन तुम्हें पता है इसका कोएफिशिएंट कितना है, 0.1, तो इसका कोएफिशिएंट 0.1, तो क्यूटी की वैल्यू यहाँ से तुम्हारी 500 आ जाएगी। 0.1 से जब ये 5000 मल्टीप्लाई होगा तो 500 जूल आंसर आ गया। जिसको नहीं समझा दोबारा देख लो। इंटरनल एनर्जी ऑफ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस, देखो आइडियल गैस यहाँ पे बोल दिया। तो जो आइडियल गैस होती है उनकी इंटरनल एनर्जी में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है। वैसे तो इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम होता है, लेकिन आइडियल गैस के केस में क्या होता है कि हम मान के चलते हैं कि दो गैसेस के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी होने का चांस ही नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी कैंसिल आउट हो जाती है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है। Assuming that the expression for the pressure exerted by the gas on the wall of a container, it can be shown that the pressure is, देखो प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, 1/3 कैपिटल एन एम वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल वी। ठीक है। ठीक है। हाँ प्रेशर ना, तो प्रेशर का फॉर्मूला ये है तुम्हारा। काइनेटिक एनर्जी भी देखो यहाँ पे आ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था 3/2 PV। ठीक है। और तुम्हें यहाँ पे प्रेशर के ही बारे में बताना है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देखो प्रेशर क्या आ जाएगा, यहाँ से प्रेशर आ जाएगा 2/3 काइनेटिक एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो इसका मतलब 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ गैस, ये आ जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो गया, 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ गैस। तो तुम बोलोगे फिर ये क्यों किया, ये मैं तुम्हारी तरह सोच रहा हूँ। मतलब हम कैसा, जब पहली बार क्वेश्चन मतलब अपनी तरह समझ लो। ठीक है, मुझे पता नहीं था इसको सॉल्यूशन क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं नहीं देखे हैं, ऐसा जनरली रैंडमली करते रहता हूँ। और तो हो रहा है ना। हाँ। तो बेसिकली आप क्या सोचोगे, सबसे पहले प्रेशर आएगा तो आपके मन में ये वाला फॉर्मूला आएगा। दिखा ये फॉर्मूला नहीं काम कर रहा है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी है ऑप्शन में, तो काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला आया। और मुझे दिख गया कि दोनों को यूज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसी से आंसर आ रहा है, तो मैंने इसी से आंसर ले आया बस। बाकी आप कलर रिकमेंड कर सकते हो कौन कौन सा यूज करो। अब ये तुम्हें पता ही है यार कि हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पर रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। अब ये चीज नहीं पता थी तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, HTLP। ठीक है, यूं याद रखो, हाइट, हाइट जिसमें एच और टी दोनों आता है, HTI इसका मतलब हाई टेम्परेचर। क्या मतलब, बहुत घटिया ट्रिक थी, ठीक है भाई, सॉरी भाई। अच्छा नेक्स्ट, आ गया आखिरी पेज। ओहो हम लोग आखिरी पड़ाव पे आ गए, कैसे यार आखिरी पड़ाव पर आ गए, और क्वेश्चन नहीं है? कितने देर में आ गए? वो तो तुम्हें दिख ही रहा होगा, 1 घंटे 12 मिनट लग गए यार। सॉरी भाई, कोशिश करेंगे अगली बार से जल्दी करें। अच्छा चलो, 1 घंटे 20 मिनट में खत्म करते हैं। एन इंसुलेटेड कंटेनर, अब देखो ये वही क्वेश्चन है, कंटेनर एक बैग रुक गया। अब की बार तुम्हें क्या करना है, वो सीवीवी के टर्म्स में नहीं रखना है, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे बोल दिया डायटोमिक गैस है। तो सीवी की जगह तुम लिख देना 5R/2। सीवी की जगह जैसे तुम 5R/2, मतलब पिछले बार सीवी की जगह हमने क्या रखा था, R/γ-1। अब की बार वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में तुम्हें मेंशन कर दिया कि डायटोमिक गैस है। तो सीवी की जगह अब की बार 5R/2 रखना, तो आंसर आ जाएगा तुम्हें। आ, देख लेना कौन सा आंसर है, वैसे चलो कर देता हूँ। तो हाफ mv² तुम्हारा किसके इक्वल हो जाएगा, NCV/dt के। तो नंबर ऑफ मोल्स चलो 1 ले लो। ठीक है, तो हाफ mv² इक्वल टू सीवी की वैल्यू होगी 5R/2, और ये टेम्परेचर 2 से 2 खत्म, टेम्परेचर आ गया यहाँ से mv²/5R। ये शायद ऑप्शन डी रहा होगा। ऑप्शन डी रहा होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द प्रॉपर्टी विच इज सेम फॉर एवरीवन। ठीक है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना वो सबके लिए सेम होती है। सारे गैसेस के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर काइनेटिक एनर्जी सेम होती है। क्यों, क्योंकि बेसिकली गैसेस हैं रैंडमली मूव करती हैं, वेलोसिटी में तो रैंडमनेस ऑब्वियसली होता है, वेलोसिटी पर ऑब्वियसली रैंडमनेस होता है। ठीक है। मोमेंटम है, मोमेंटम में भी रैंडमनेस होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें वेलोसिटी आ गई। आप बोलोगे काइनेटिक एनर्जी में भी तो वेलोसिटी आ गई, 3/½ mv²। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो देखो 3/2 PV। ठीक है। मास तो सेम हो ही नहीं सकता, कोई गैस छोटी है बड़ी है। तो बेसिकली प्रेशर और वॉल्यूम पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जैसे ही कांस्टेंट हुए, तुरंत काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाती है हर एक गैस के लिए। ठीक है। खैर याद कर लेना ज्यादा बेटर है। अब यहाँ पे तुम्हें डेंसिटी दे रखी है, RMS वेलोसिटी दे रखी है, प्रेशर पूछ रहा है। तो P = 1/3 ρ V RMS का स्क्वायर, लगा दो आंसर ले आओ। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है रूट मीन स्क्वायर ऑफ अ सैंपल ऑफ हीलियम इज 5/7 दैट ऑफ अ मॉलिक्यूल इन अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन if the temperature of the hydrogen gas is 0 डिग्री सेल्सियस that of helium sample is about। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ हीलियम गैस बोल रहा है। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, तो VRMS फॉर हीलियम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3RT अपॉन मोलर मास ऑफ हीलियम। हीलियम का मोलर मास कितना हो गया, कितना ले सकते हो, 4 ले लो या 2 ले लो।
आपकी इच्छा है। 4 ले लो, कुछ बोला नहीं है। अच्छा 4 बोला है तो ले लो। अब वी आर एम एस ऑफ हाइड्रोजन कितना है? वी आर एम एस ऑफ हाइड्रोजन हो गया 3 R T/2, क्योंकि तुम्हें बोला है मोलर मास इसका 4 उसका 2। ओके, अब दोनों को डिवाइड कर दो। तो वी आर एम एस अपॉन हीलियम अपॉन वी आर एम एस ऑफ H2 इक्वल टू आ गया अंडर रूट 3 RT से 3 RT नहीं कट होगा, क्योंकि ये टेम्परेचर ऑफ हीलियम है और ये टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन है, बट 3 R कट जाएगा। तो टेम्परेचर ऑफ हीलियम अपॉन टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन इंटू 2/4। अच्छा, क्वेश्चन में तुम्हें बोल रहा है रूट मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल इन अ सैंपल ऑफ हीलियम इज 5/7 ऑफ हाइड्रोजन। मतलब हीलियम हीलियम अपॉन हाइड्रोजन कर रहे कितना आ रहा है? 5/7। तो 5/7 इक्वल टू अंडर रूट 2/4 हो गया 1/2। ठीक है। अब टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन गैस तुम्हें 0 डिग्री सेल्सियस बोला है। ठीक है, तो टेम्परेचर ऑफ H2 कितना हो जाएगा? 273। ये हो गया 273 इंटू 2, और ये हो गया टेम्परेचर ऑफ हीलियम। ठीक है, स्क्वायरिंग कर दो। ये आ गया 25/49 इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ हीलियम अपॉन 273, दूना कितना हो जाएगा? 250, 50, 500, 546। तो 546। तो टेम्परेचर ऑफ हीलियम यहाँ से आ गया 546 इंटू 25 अपॉन 49। 49 को 50 मान लो, तो 25 टू ज़ा 50 और 273 ज़ा। तो हीलियम का भी टेम्परेचर यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस ही आ रहा है। ये मैंने अप्रोक्सीमेशन कर दिया। चलो, तो ये आपका टास्क है, ये आपका होमवर्क है। ओ भाई, ये क्या हो रहा है? मैं डर गया भाई, मैं तो डर गई। ये आपका टास्क है कि आपको इसका आंसर कमेंट आउट करना है। ठीक है, देख लेना, अप्रोक्सीमेशन मत मारना। तुम हो सकता है आंसर भैया है, या हो सकता है वो 4 केल्विन तो नहीं आएगा वैसे। हाँ यार, 0 डिग्री सेल्सियस ही आएगा। ठीक है, करके देख लेना तुम, हो सकता है मैंने कुछ गलती भी कर दी हो, बता देना जो भी रहेगा। ठीक है, और गलतियां पकड़ना तो सारे पकड़ लेना, ताकि एक जगह पिन हो जाए। या मतलब मुझे पता है गलतियां करूंगा। ओके, सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। अगर आपको सेशन में मजा आ रहा है तो प्लीज इन सेशंस को देखें, और इन सेशन से थोड़ी सी सीख लें, ऐसे रैंडमली मत देखें। ठीक है, और ताकि आपको चीज़ें में मजा आए। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग ऑसिलेशन कवर अप करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स कवर अप करेंगे हम लोग। मतलब बेसिकली जो भी ऐसे चैप्टर्स हैं जो डिजर्व नहीं करते बोर्ड पर कराना, मतलब बेसिकली जिनको हम बोर्ड पे ना कराए तो चल जाएगा, उनको हम लोग यहीं लेंगे। बाकी जो बोर्ड वाले चैप्टर्स जैसे वेक्टर्स है, लाइन प्लेन है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है, वेव ऑप्टिक्स ऑब्वियसली, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये सब हम लोग बोर्ड पे ही करेंगे, सिर्फ सिर्फ बोर्ड्स पे। ओके, थैंक यू सो मच।